दुनिया है उसमें जितना रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो ये इंजीनियर्स के फीडबैक पे और जो मैनेजमेंट का विजन और जो बाकी एक टेक्नोलॉजी की कंपल्शन है उसको देखते हुए ये टॉपिक सेलेक्ट किया गया है। और होपफुली आप लोग सारे जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपने अपने इदारों में या जो प्रोसेस हैं उसमें इनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए काबिल अमल लाएंगे। मैं थोड़ा सा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो सीपीडी फ्रेमवर्क है वो ज़रूर बताना चाहूँगा। वो इसलिए कि ये फ्रेमवर्क एक लॉ की सूरत में मौजूद है काउंसिल में, और ये कंपल्शन है हर इंजीनियर के ऊपर कि वो सीपीडी पॉइंट्स को अर्न करे। और अर्निंग किस तरीके से होगी वो भी मैं अभी बताऊंगा, और मैंडेटरी क्यों है वो ये स्लाइड आप इसमें अगर आप देखें कि हमने अपना ये प्रोसेस जो इंजीनियर का कैरियर पाथ है ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस के तहत अलाइन किया हुआ है कि सबसे पहले एक्रेडिटेड इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन वो हासिल करता है 4 साल की डिग्री, और देन उसकी रजिस्ट्रेशन होती है एज एन RE रजिस्टर्ड इंजीनियर इन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। जब ये टाइटल उसको मिल जाता है एज एन इंजीनियर ऑफ RE, तो उसको नेक्स्ट टाइटल जो प्रोफेशनल इंजीनियर का है वहां तक जाने के लिए उनको 5 इयर्स का एक वर्क एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा। यानी 5 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद प्लस 17 CPD क्रेडिट पॉइंट्स इन हिज अकाउंट हासिल करने के बाद वो एलिजिबल हो जाता है कि अगला टाइटल जो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का प्रोफेशनल इंजीनियर का वो हासिल कर सके थ्रू EP एग्जाम आफ्टर सक्सेसफुल पासिंग द EP एग्जाम। देन एक और पाथ है प्रोफेशनल इंजीनियर का जिसमें वो 7 इयर्स का एक्सपीरियंस जरूर लेगा आफ्टर बिकमिंग द प्रोफेशनल इंजीनियर, और 21 CPD पॉइंट्स उसको हासिल करने पड़ेंगे। और देन उसकी एक असेसमेंट होगी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की थ्रू इनरोलमेंट कमेटी ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल along with the international advisory committee। ये कॉम्बिनेशन होगा एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल और प्लस लोकल जो एक्सपर्ट हैं हमारे उनके साथ मिलके। देन आफ्टर सक्सेसफुल असेसमेंट उसको इंटरनेशनल P-Inch पाक का जो है वो टाइटल दिया जाएगा। तो ये एक कैरियर पाथ है इंजीनियर का कि RE देन PE देन इंटरनेशनल P-Inch। इसके दरमियान जो पॉइंट्स की एक्यूमुलेशन है, ये CPD पॉइंट्स कैसे एक्यूमुलेट करेगा और किस तरीके से करेगा, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट टाइटल को पहुंचने के लिए, वो मैं अगली स्लाइड्स में बताऊंगा। लेकिन इसमें एक चीज मैं वाज़ेह करूं कि जो रजिस्टर्ड इंजीनियर है वो इंडिपेंडेंटली साइन नहीं कर सकता, अप्रूवल्स नहीं दे सकता, ये उसकी RE की लिमिटेशन है। इसीलिए उसको प्रोफेशनल इंजीनियर जो है वो बनना है अगर इंडिपेंडेंट कोई असाइनमेंट्स पे जाना है, जिसमें वो डिजाइन को अप्रूव कर सकता है प्रोफेशनल इंजीनियर और साइन भी कर सकता है। तो ये और इस तरह पॉइंट्स भी उसके जो है वो ज्यादा हो जाते हैं जब प्रोफेशनल इंजीनियर बनता है, और प्रोफेशनल इंजीनियर जो है कंसल्टेंट्स की ओनरशिप में भी जा सकता है। इसके बाद वो इंटरनेशनल प्रोफेशनल इंजीनियर जब बनेगा तो पूरी दुनिया में प्रैक्टिस कर सकता है वाशिंगटन अकॉर्ड के तहत। तो ये एडवांटेजेस हैं टाइटल्स हायर टाइटल को हासिल करने के लिए। अब मैं आता हूं कि जो पॉइंट्स अर्न करने हैं रजिस्टर्ड इंजीनियर के लिए, जो पॉइंट्स की तादाद है वो स्क्रीन आपके सामने है। फर्स्ट ईयर जब ये रजिस्ट्रेशन PEC से हासिल कर लेता है रजिस्टर्ड इंजीनियर, तो वो ग्रेस पीरियड होता है, उसमें उसको जो है कोई कंपल्शन नहीं है बेशक वो CPD पॉइंट अर्न ना करे। लेकिन जो नेक्स्ट 3 साल का पहला साइकिल है उसमें 9 पॉइंट्स ही हैज टू अर्न पहले साइकिल में।
तो इसको एवरेज देखा गया है कि 3 पॉइंट पर ईयर एवरेज बनती है। लेकिन इसमें ये थोड़ी क्लियरिटी में ये देना चाहूंगा कि लाजमी नहीं है कि 3 पॉइंट्स मैंडेटरी हैं हर साल। ये 2 पॉइंट्स भी एक साल में ले ले और दूसरे साल में 4 ले ले। इस तरह ये अक्यूमुलेट होके 3 साल में 9 पॉइंट्स की मैंडेटरी एक रिक्वायरमेंट जरूर है। और जो सेकंड साइकिल है 3 साल का, जो समझे पांचवा छठा सातवां साल बनता है उसकी रजिस्ट्रेशन के बाद, उनमें 12 सीपीडी पॉइंट्स जो है वो ही हैज टू अर्न, जिसमें एवरेज 4 पॉइंट्स पर ईयर बनते हैं। देन 15 पॉइंट्स हैं नेक्स्ट 3 साइकिल में, यानी 5 सीपीडी पॉइंट्स पर ईयर के हिसाब से उस रजिस्टर्ड इंजीनियर को लाजमी तौर पे अर्न करने हैं, ताकि उसकी जो मेंबरशिप है विद द काउंसिल, जिसमें रिन्यूअल कार्ड हम इशू करते हैं, वो उसको इशू हो सके। अगर ये पॉइंट्स नहीं है उसके अकाउंट में तो उसको रिन्यूअल कार्ड नहीं मिलेगा। और जब ईपी एग्जाम के लिए जाएगा, और जहां मैं पिछली स्लाइड में बता के आया हूं कि 17 सीपीडी पॉइंट्स उनके लिए भी जरूरी है इम्तहान में अपीयर होने के लिए, तो वो भी अगर नहीं है अक्यूमुलेट हुए हुए उन 5 साल में, तो वो अपीयर नहीं हो सकेगा। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट्स हैं जिसमें रजिस्टर्ड इंजीनियर को पहले 3 साल में आफ्टर फर्स्ट ईयर 9 पॉइंट्स अर्न करने हैं। देन नेक्स्ट जो साइकिल है उसमें 3 साल का, उसमें 12 पॉइंट्स हासिल करने हैं। और जो थर्ड साइकिल है 3 साल का, उसमें 15 पॉइंट्स हासिल करने हैं, यानी 5 सीपीडी पॉइंट्स पर ईयर। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड जो देख रहे हैं आप, इसमें प्रोफेशनल इंजीनियर जो बन चुका है उसको 9 सीपीडी क्रेडिट पॉइंट्स 3 साल में चाहिए। ये बायलॉ यहाँ लिखा हुआ है कि ये 2010 से ऑनवर्ड जो है ये कानून लागू है और ये फ्रेमवर्क अप्लाई होता है। तो 9 क्रेडिट पॉइंट्स जो है 3 साल में प्रोफेशनल इंजीनियर को अर्न करना मैंडेटरी है, ताकि उसकी जो रिन्यूअल है रजिस्ट्रेशन की, यानी कार्ड जो उसको मिलेगा वो इस बेस पे मिलेगा। अगर उसकी 3 पॉइंट्स हैं तो 1 साल का मिल सकता है, अगर 6 पॉइंट्स हैं तो 2 साल का कार्ड जो है ना वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा, और अगर 9 क्रेडिट पॉइंट्स हैं तो 3 इयर्स के लिए उसको रिन्यूअल कार्ड मिल जाएगा। अब ये सीपीडी पॉइंट्स अर्न कैसे करने हैं, ये तो था कानून के ये लाजमी है। अब यहाँ आप देखें कि 4 कैटेगरीज जो है वो नजर आएंगी, 2 इस स्लाइड में है, 2 अगली नेक्स्ट स्लाइड में। कैटेगरी ए में देखें यहाँ पे इंजीनियर को सीपीडी पॉइंट्स मिलेंगे जब वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लेता है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमएस वगैरह कोई मैनेजमेंट की या लॉ की या कोई और डिग्री हासिल करता है, तो उसको पॉइंट्स मिलेंगे। उनकी तादाद भी सामने देखें कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में अगर 9 मंथ्स तक का कोर्स किया है या टाइम ड्यूरेशन है तो 2 पॉइंट्स हैं। अगर वही डिप्लोमा 12 मंथ्स तक का है तो वो 4 पॉइंट्स उसको अवार्ड किए जाएंगे। इसी तरह एमएस अगर रिसर्च वर्क है तो 6 पॉइंट्स हैं, और अगर कोर्स वर्क है तो उसको एमएस के 4 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये कैटेगरी ए जो है ये बेसिकली हायर क्वालिफिकेशंस के लिए है, जो अगर कोई इंजीनियर ये पढ़ता है और डिग्रीज लेता है तो उसको ये ऑटोमेटिकली पॉइंट्स अवार्ड हो जाएंगे, इसका क्रेडिट ले लेगा। और अगर पीएचडी करता है तो उसको 12 पॉइंट्स मिलेंगे। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है ये वर्क बेस्ड है, यानी अगर आप कहीं जॉब करते हैं एडवाइजरी रोल में या कोई और ऐसा जो मिनिमम 400 क्रेडिट आवर्स पे मुश्तमिल है, तो आपको 1 पॉइंट जो है उसका मिल जाएगा। तो अगर इससे डबल करेंगे 800 क्रेडिट आवर्स का काम होगा तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो लिहाजा ये अगर कोई इंजीनियर जॉब में है तो वो 2 पॉइंट्स उस जॉब के हवाले से उसको मिल रहे हैं ऑटोमेटिकली, और उसको एक जो है ना सीपीडी कोर्स करना पड़ेगा
तो ये 3 पॉइंट्स लेके अगर आएगा तो 1 साल का रिन्यूअल कार्ड उसको मिल सकता है। तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि इंजीनियर जो है वो एक सीपीडी पॉइंट भी अर्न ना करे बिसाइड्स हिज एनी एक्सपीरियंस इन जॉब। और जो तीसरी कैटेगरी है उसमें ये ही डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, जैसे आज हम बैठे हैं इस सीपीडी शॉर्ट कोर्स के लिए। इसमें अगर वो पार्टिसिपेट करता है किसी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम में तो एक क्रेडिट पॉइंट उसको मिल जाएगा। जैसे आज जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक क्रेडिट पॉइंट अवार्ड किया जाएगा। इसी तरह कॉन्फ्रेंसेज हैं, अगर वो 2 घंटे की हैं तो 0.5 है। और इस तरह कोई लेक्चर दे रहा है, लेक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको भी 2 घंटे के हिसाब से 0.5 मिलेंगे। अगर कोई वर्कशॉप है तो 1 पॉइंट। तो ये इंडिविजुअल एक्टिविटीज हैं, यानी उसकी पार्टिसिपेशन है इन दी सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स। और इवन मेंबर भी है अगर किसी प्रोफेशनल बॉडी का, मिसाल आईपी है, इंजीनियरिंग कांग्रेस है या कोई और ऐसा IEEE है, तो वहां भी उसको अवार्ड किए जाएंगे। अगर नेशनल है तो 1 पॉइंट है और अगर फॉरेन की है तो ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको 2 पॉइंट है। तो ये इंडिविजुअल एक्टिविटीज में कैटेगरी सी में अर्न करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जहां से वो सीपीडी पॉइंट्स हासिल कर सकता है। और इसमें जो डी था, डी जो है वो बेसिकली वो कैटेगरी है जहाँ पे आप कोई पब्लिकेशंस करते हैं, कोई बुक लिखते हैं, कोई किताब लिखते हैं, वो कैटेगरी डी में भी जो है ना इंडिविजुअल एक्टिविटीज में आप वहाँ से भी पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। ये अगली स्लाइड, ये आखिरी स्लाइड है। इसमें सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि अगर 60 साल की एज में हमारा इंजीनियर पहुंच चुका है एंड ही इज रिटायर्ड, तो उसको जो है वो 1 क्रेडिट पॉइंट जो है वो सालाना लेने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ 3 पॉइंट्स। और अगर उसकी एज जो है 60 जरूर है लेकिन वो कहीं सैलरीड पोजीशन में कंटिन्यू कर रहा है अपनी सर्विस, तो अगेन वही 3 पॉइंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। और इस सी क्लास में अगर कहीं कोई उसकी अनफॉर्चुनेटली सीरियस इलनेस है, कोई डिसेबिलिटी है, तो वो सीपीडी पॉइंट्स की जो इन्फोर्समेंट है, कंपल्शन है, उसको डेफर करा सकता है उस बेसिस पे, और वो इनरोलमेंट कमेटी जो है उसको डेफर कर सकती है। तो ये हमारे बायलॉज थे, सीपीडी बायलॉज, जिसमें इंजीनियर को सीपीडी पॉइंट्स अर्न करना मैंडेटरी होते हैं और जिसमें वो रिन्यूअल कार्ड हासिल कर सकता है और इस तरह अपने एग्जाम में भी अपीयर हो सकता है। Now I want to introduce our honorable resource person, Engineer Dr. Irfan Zafar Saab has more than 26 years of experience in engineering, corporate management, teaching, and developing instructional plans. Dr. Saab is a dedicated and career-oriented professional. He is a highly accomplished professional with extensive expertise in various fields, including telecommunication technology, artificial intelligence, management sciences, and many more. Dr. Zafar Saab is a visiting research fellow at the University of Huddersfield, UK, where he is a part of the AI research group, Telecommunication and Business. He is also author of 2 books and numerous research publications pertaining to this artificial intelligence field. Dr. Irfan Zafar has a bachelor's degree in electrical engineering from UET Taxila and MSc in digital electronics from King's College London, UK. Furthermore, he has a PhD in IT management and a postdoctorate in AI, which demonstrates his vast knowledge and skills in the field of AI. Now, I request the honorable resource person to start the proceedings of this CPD short course today. Over to you, sir. Thank you, Ji. Thank you for the introduction. My name is Dr. Irfan Zafar. I've been working for the last 26 years, जैसे सर ने बताया था।
So the topic today is about artificial intelligence and its implications for the technologies and business strategy. So it is a combination of my lecture plus some videos in order to explain to you what is artificial intelligence, basically hoti kya hai. So after going through this webinar, you'll be able to understand what artificial intelligence is and the role of artificial intelligence in the latest technologies जो आजकल इस्तेमाल हो रही हैं. Or then we'll move on to the artificial intelligence in business and implications. How can you embed artificial intelligence into your own organizations? क्योंकि हम हमेशा AI की बात तो करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम जब इनको embed करने की बात करते हैं organization में, हमें पता नहीं लगता कि how to start. And then we'll talk about the future of artificial intelligence. So दुनिया में इस वक्त AI के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च का काम हो रहा है. फॉर एग्जांपल मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में देयर आर वेरियस ग्रुप वर्किंग ऑन एल्गोरिथम्स एंड थ्योरी, AI एंड मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी. तो इनमें से अगर आप लोगों को किसी को भी किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो तो यू कैन टॉक टू देयर रिसर्चर्स, उनका देखें रिसर्च पेपर्स वगैरह कौन से लिखे हुए हैं, एंड देन यू कैन जॉइन दोज ग्रुप्स. हमारा थोड़ा सा मैं बिफोर आई गो ऑन टू AI, तो मैं आपको आपकी जनरेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एक एज थी जो जूलियस सीजर का टाइम था. ही वाज अ रोमन पॉलिटिशियन एंड अ मिलिट्री जनरल. और उसके बाद जो एज आई नेपोलियन की आई, ठीक है, जिसमें ही वाज अ फ्रेंच स्टेट्समैन एंड अ मिलिट्री लीडर. नाउ इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस था ना नंबर ऑफ ईयर्स का, वो था 2000 ईयर्स का. और आप नोट करेंगे कि इन दीज 2000 ईयर्स ये लोग दोनों ही हॉर्सेस पे ट्रैवल किया करते थे. सो दैट मीन्स देयर वाज नो चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स. कोई इतनी इनोवेशन नहीं हुई थी. लेकिन जो हमारी एज है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एज. इन द लास्ट 25 to 30 ईयर्स अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखी हो तो हमें याद होगा पुराने वाले फोन होते थे, वो घुमाया करते थे. उससे पहले रेडियोज हुआ करते थे, उनको 1 मिनट लगता था उनकी फिलामेंट ट्यूब्स जो हैं उनको हीट अप होने के लिए, और वो स्टार्ट होती थी. टेलीविजन्स देखें, वो लकड़ी का फ्रेम हुआ करता था और उसके ऊपर कपड़ा डाला होता था और उसके अंदर टेलीविजन हुआ करता था. तो लेकिन ये सारी कुछ हमारी जो डेवलपमेंट हुई, जिसमें कि हमने देखा कि हम अब डिजिटल एज में आए. डिजिटल एज के प्योर एनालॉग वर्ड देखी हमने, प्योर डिजिटल वर्ड को देखा. अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं. सो हमने कोई भी जनरेशन दुनिया में ऐसी नहीं आई जिसने कि लास्ट 25 to 30 ईयर्स में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन देखे हों. तो आजकल हमारे पास जो रेवोल्यूशन आप देखते हैं, जिसमें आपका एक सोशल मीडिया रेवोल्यूशन है, विच हैज़ टेकन ओवर बाय स्टॉर्म. एवरीवन इज यूजिंग इट.
व्हाट इज हैपनिंग इसके देखें, फॉर एग्जांपल आप इसकी पावर मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया की। आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं फेसबुक के ऊपर, राइट? उसमें पहली चॉइस आती है उसमें सिलेक्शन की, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल। आप जेंडर पे जब क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लॉग ऑन टू योर फेसबुक अकाउंट्स, तो ऑटोमेटिकली आपको जो राइट लेफ्ट पे जो एडवर्टीजमेंट्स आ रही होती हैं वो आ रही होती हैं वॉलेट्स की अगर आपने मेल की है, या ज्वेलरी की अगर आपने फीमेल किया है। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से वो एनालिटिक्स में बैकएंड के ऊपर जो चल रहे होते हैं एआई रिलेटेड, उसमें वो देखते हैं कि आपकी एज क्या है। नाउ अ पर्सन हु इज 25 years old, a young boy, and a man who is for 50 years or 45 years, or same goes for women who are 16 years of age, 35 years or या 50 years of age। तो हर एक की फैशन सेंस डिफरेंट होती है। उस एज अंदाजा लगाते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो आपको एडवर्टीजमेंट हिट कर रही होती है वो उस एज ग्रुप की होती है, क्योंकि हर एक की फैशन सेंस डिफरेंट है। उसके बाद आप अगर बुक्स फॉर एग्जांपल अमेजोन पे खरीदने जाते हैं तो अमेजोन के ऊपर आपके पास जब चॉइसेस होती हैं, तो अगर आप कोई बुक खरीदते हैं तो नीचे लिखा होता है द पर्सन हु बॉट दिस बुक आल्सो बॉट दिस बुक। उनके नीचे रिकमेंडेशन दी होती है। सिमिलरली इफ यू गो टू यूट्यूब, तो उसके ऊपर आप जो अगर कोई सॉन्ग सुनना शुरू करें, अगर आपको गजलों का शौक है या आपको रॉक म्यूजिक का शौक है जिस टाइप का, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लॉग ऑन टू यूट्यूब यू सी कि आपको 4-5 रिकमेंडेशंस होंगी जिस तरह के गाने आप सुन रहे थे, और कुछ एक दो नई टाइप की आपके पास चॉइसेस होती हैं। सो बेसिकली दे आर लर्निंग, जो आपका बिहेवियर देख रहे हैं। सो हमारे पास जो सबसे मेन चीज होती है कि हमें अपनी, अगर हम सेम ओल्ड थिंकिंग से चलते रहेंगे तो हमें सेम ओल्ड रिजल्ट निकलेंगे। So in order to adopt these technologies of AI, you need to change your mindset. Mindset change is very important. देखें दुनिया में आपको एग्जांपल मैं देता होता हूँ कि फॉर एग्जांपल जापान को देखें, दुनिया में वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, और सबसे ज्यादा दुनिया में गाड़ियां जापान में बनती हैं। और गाड़ी जिस चीज से बनती है वो आयरन कोर से बनती है, और जापान में आयरन कोर कितना है? 0। दुनिया की सबसे गरीब कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा आयरन कोर कहाँ पे है? उन अफ्रीकन कंट्रीज में। लेकिन नंबर ऑफ कार्स वो कितनी बनाती है? 0, कोई कार नहीं वो बनाते। सो दिस बेसिकली व्हाट वी नीड इज कि आपका जो प्रोसेस हो जो लर्निंग का, दिस हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कि आप पुरानी माइंडसेट्स को चेंज करें और कम अप विद अ न्यू माइंडसेट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो दुनिया में इस तरह डिग्रीज की रिक्वायरमेंट, गूगल, एप्पल, IBM ने कॉलेज की डिग्रीज की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि अगर आपके पास कोई स्किल सेट होगी तो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि आपके पास डिग्रीज या CGPAs कितनी हैं। यू नीड टू नो यू विल बी एबल टू डू समथिंग कि आप क्या कर सकें। अच्छा, साथ साथ दुनिया के अंदर बिजनेस सेंस भी चेंज हो रही है बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल उबर जो है, टाइप ऑफ बिजनेस कैसे चेंज हो रहे हैं। उबर दुनिया की इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टैक्सी कंपनी, लेकिन देखें कि उबर जो है वो खुद, उसकी कितनी टैक्सी कंपनी है, तो हम कहेंगे यार उसकी टैक्सीज तो होंगी ना, बट इट हैज नो व्हीकल्स एट ऑल। सिमिलरली दुनिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो फेसबुक पे क्रिएट होता है। फेसबुक खुद कितना कंटेंट प्रोड्यूस करता है? नील, लोग कर रहे हो। इसी तरह अगर अली बाबा को देखें, इट्स अ मोस्ट वैल्यूएबल रिटेलर, और इसके पास लेकिन कोई इन्वेंट्री अपनी मौजूद नहीं है। Airbnb, एयर ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइडर। सो हमारे जहन में जब अकोमोडेशन आती है तो हम कहते हैं इसकी बहुत सी होटल्स की चेन होगी, लेकिन इसकी कोई रियल स्टेट नहीं है। सो जो बिजनेसेस की ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट। अच्छा, ये जो AI की इम्प्लीमेंटेशंस है ना, ये दिस इज हैपनिंग अराउंड, और अभी छोटे छोटे बच्चे यूज करते हैं। आई वॉज वॉकिंग विद माई डॉटर 16 years old नाउ। मैंने कहा शी वांटेड टू हैव स्टारबक्स कॉफी, मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ। नाउ आई सेड ओके, गो टू स्टोर, जाते हैं किसी शॉप से जाके कॉफी खरीद लेंगे। कहती है नो नो नो, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। अपना सिंपली स्मार्टफोन ऑन किया, स्मार्टफोन के अंदर आपका फेस रिकग्निशन है, तो पता लग गया ऑटोमेटिकली, ओपन फेस कुछ सामने रखे तो ओपन हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 16-year-old गर्ल, दे कैन सिंपली दे आर यूजिंग दिस AI एप्लीकेशन। अच्छा, मोबाइल में आपकी लोकेशन सर्विसेज होती हैं, उसने देखा कि आपके नियरेस्ट कौन सी कॉफी शॉप्स मौजूद हैं, आपकी ये ऐप मौजूद है स्टारबक्स की। जब आपने उस ऐप पे क्लिक किया तो आपके ट्रेंड आ जाएंगे कि आप कितनी शुगर लेते हैं, आप कितना उसमें मिल्क डालते हैं, आप
कितने कौन कौन सी प्रेफरेंसेस हैं आपकी, प्लस कोई एक तो नई रिकमेंडेशन आ जाएंगी। यू जस्ट क्लिक ऑन दैट, क्लिक किया और उसके बाद ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड पेमेंट के थ्रू होती है। पेमेंट की एकदम आपको मैसेज आया, कलेक्ट योर कॉफी आफ्टर 3 minutes फ्रॉम द नियरेस्ट स्टोर। वी वर इन अ शॉपिंग सेंटर, जस्ट वॉकड आफ्टर 3 minutes एंड वहां पे साइड पे काउंटर पे कोड नाम लिखा हुआ था, पिक्ड अप द कॉफी एंड वेंट अवे। सो ये टेक्नोलॉजी जो है अब छोटे बच्चों में इसकी एप्लीकेशंस यूज आ रही हैं। अच्छा, इसमें जो एआई में एक चीज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात होती है वो रिगार्डिंग द जो है जॉब्स एट रिस्क बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेशन, बिकॉज दिस पिक्चर इफ यू लुक एट इट, इट्स अ वेरी स्केरी पिक्चर एंड दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग बिकॉज a lot of educated people having a very high degrees, they are standing in the queues looking for a job। ठीक है, तो टाइम चेंज हो रहा है बिकॉज एआई की जो जो टेक्नोलॉजी की इम्प्लीकेशन हेल्थ केयर में आ रही हैं। ड्राइवरलेस कार्स आप देख लें, आर्किटेक्ट्स को देख लें, पहले आपने घर बनाना होता था, आप आर्किटेक्ट्स की हेल्प लेते थे। अब ये है कि देयर सॉफ्टवेयर अवेलेबल्स, आप बताएं हाउ मेनी नंबर ऑफ रूम्स आर रिक्वायर्ड, आप कहें तो ऑटोमेटिकली वो आपको पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर्स बता देगा। टीचिंग की, हम ट्रेनिंग की सिर्फ बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर डूइंग इट ऑनलाइन, पहले सारी ये फिजिकल हुआ करती थी। सो दुनिया में डिफरेंट, अच्छा बैंक्स को देख लें, बैंक्स में अब लोगों ने जाना हर ब्रांच में, दुनिया में बहुत बिल्कुल तकरीबन खत्म हो गया पूरी की पूरी ब्रांच के स्ट्रक्चर्स के ऊपर जितनी कॉस्ट आती थी, अब सारा वर्चुअल है। इवन जो चेक डिपॉजिट्स हैं, आप उनकी पिक्चर खींचें, भेजें और ऐप के थ्रू आपके चेक्स डिपॉजिट भी हो रहे हैं, मनी की ट्रांसफर भी हो रही है। सो दैट मीन्स कि इसका मतलब है कि जॉब्स के अंदर रिडंडेंसी आएगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक चाइना में बताऊंगा, जिस तरह आपके ये जो टेलीविजन के ऊपर आपके न्यूज कास्टर्स होते हैं, अब ये क्या हो रहा होता है कि आप इनको पे करते हैं, दे कम फॉर 3 hours 5 hours शिफ्ट एंड यू पे देम अराउंड 5-6 लाख और 20 लाख रुपीज फॉर व्हाटएवर अमाउंट आप उनको पे करते हैं खबरें पढ़ने का। और वो क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, दे आर रीडिंग, देयर इज अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ देम, आप उस स्क्रीन को रीड कर रहे होते हैं। तो चाइना में उन्होंने किया कि उन्होंने अपने न्यूज कास्टर की जो एक्चुअल न्यूज कास्टर था उसकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूज कास्टर बना दिया, जिसकी लुक्स बिल्कुल सेम है, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और वो सामने स्क्रीन से रीड कर रहा है। एंड नाउ ही इज डूइंग इट 24/7, कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। एंड ही इज डिलीवरिंग द न्यूज और थकता भी नहीं है, ऑफ कोर्स एआई बेस्ड चीज है। सो यू वॉच दिस वीडियो। Hello, everyone, I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. As an AI news anchor under development, I know there is a lot for me to improve. सो आपने देखा, सो बेसिकली इसमें हमें, हम लोग को, वी डोंट हैव टू बी, हमें इसमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपनी स्किल की डेवलपमेंट करनी है। विच एवर एरियाज यू आर वर्किंग ऑन, आपके फॉर एग्जांपल अकाउंट सैप के सिस्टम्स लगे हुए हैं, ईआरपी के सिस्टम्स लगे हुए हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ नई स्किल्स आ जाती है। तो शुरू शुरू में एक इंसान का रिएक्शन होता है वो सीखने में, उसको लगता है कि शायद ये नहीं कर सकूंगा, बट देन यू अडॉप्ट टू इट। सो यू हैव टू जस्ट इम्प्रूव योर स्किल्स इन ऑर्डर टू अचीव दैट। और उसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, यू हैव टू हैव दैट फेथ कि आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन हो कि यू वांट टू मेक दैट जंप, यानी आप में फेथ है कि वेयर यू आर राइट नाउ एंड व्हाट वी वांट टू बी, ठीक है।
सो अब आते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली हमने एक ऐसी इंटेलिजेंस को क्रिएट करना है जो कि ह्यूमन ब्रेन के इक्विवेलेंट हो। ठीक है, सो आपको पता होगा ह्यूमन ब्रेन वेज अबाउट 3 पाउंड्स। इट कंटेन्स अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स सेल दैट कैरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो आपके पास ये आपका ब्रेन बहुत सेंसिटिव पोर्शन भी होता है, इसीलिए आप देखें कि इंसान की इसको हाउस किया गया है स्कल के अंदर ताकि इस पे कोई डैमेज होने का खतरा होना। सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा डैमेज हो तो विजन के पोर्शन को अगर डैमेज होगा तो विजन इफेक्ट होगा, स्पीकिंग है वो होगा, मेमोरी को वो होगा। तो ये 100 बहुत पावरफुल चीज है ह्यूमन ब्रेन। इसके अंदर 100 बिलियन सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स, और वो सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो से न्यूरॉन जो है ये बेसिकली दिस इज वन स्मॉल सेल जिसकी पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये आप सोचें कि ये 100 बिलियन है ब्रेन में और ये आपस में कनेक्टेड है। सो ब्रेन इज अ वेरी पावरफुल थिंग। थोड़ी सी बायो को देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि बेसिकली ये जो न्यूरॉन होता है ना, ये देखें इसका सेंटर होता है न्यूक्लियस, सोमा कहते हैं। अच्छा, इसकी दो ही चीजें होती हैं इसके अंदर, एक होते हैं डेंड्राइट्स और एक होता है एक्सॉन होता है। So dendrites are extension of neurons that receive signals and conduct that toward the cell. अच्छा ये देखें, ये डेंड्राइट्स बहुत ज्यादा है ना, इसका मतलब है हमारी पूरी बॉडी से सिग्नल्स ने आना है। तो आप इसको समझे सर्किट्स हैं ये, आप जिस तरह ऑप्टिकल फाइबर हो गए सर्किट या किसी किस्म के भी सर्किट्स हैं। सो ऑल इंफॉर्मेशन हैज टू कम फ्रॉम द बॉडी। तो इसकी आप देखें ब्रांचेस बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारी बॉडी काफी फैली हुई है। तो ये हमारे जो सर्किट आप समझें या जो लिंक जो कि बॉडी से न्यूरॉन तक आता है जिस लिंक, तो उसको कहते हैं डेंड्राइट। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन से टुवर्ड्स द बॉडी जाती है जिन सर्किट के ऊपर, उसको हम कहते हैं एक्सॉन, विच इंफॉर्मेशन एक्सॉन कैरी इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर मेरे पाँव के ऊपर सुई लगती है, राइट, ठीक है, तो मेरा पाँव से एकदम सिग्नल जाता है मेरी ब्रेन की तरफ, मुझे उंगली चुभने का फीलिंग आती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो जा रही है ये थ्रू डेंड्राइट्स जा रही है एक सर्किट के थ्रू। ठीक है, सर्किट का मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ आसानी के लिए। सेल की तरफ इंफॉर्मेशन चली गई, ट्रांसमिट हुई, इमीडिएटली मेरी ब्रेन ने क्या कहा कि एकदम से मैं अपना पाँव उठाऊं, तो दैट मीन्स मेरे ब्रेन ने सिग्नल एकदम भेजा कि आई शुड इमीडिएटली रिमूव माई पेन, उसको जो पेन हुई है। तो ये जो सिग्नल गया, जो ब्रेन ने इंफॉर्मेशन भेजी, ये ब्रेन की इंफॉर्मेशन जिस सर्किट के ऊपर गई, या जिस लिंक के थ्रू गई, तो वो एक्सॉन होता है। सो हमने देखा है एक न्यूरॉन है, उसका सेंटर है, उसकी इनपुट और आउटपुट्स हैं। तो ये बेसिकली उसकी पिक्चर है न्यूरॉन की, डेंड्राइट्स की, और ये जो है आपके पास ये फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं, एक्सॉन्स हैं। ये दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी न्यूरॉन टू द बॉडी। सो अब आपके पास आपने वर्ड जो यूज रोजाना सुनते हैं बहुत ज्यादा, यू लिसन टू द वर्ड न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये जो न्यूरल नेटवर्क्स वर्ड निकला है ना, ये बेसिकली इन न्यूरॉन्स से निकला है कि जब आप इनको कनेक्ट करते हैं तो हम इनको आजकल के दौर में कहते हैं कि वी आर मेकिंग द न्यूरल नेटवर्क्स। सो न्यूरॉन्स के भी आगे टाइप्स होती हैं, आई डोंट गो इनटू टू मच बायोलॉजी। तो देयर आर सम सेंसरी न्यूरॉन्स, then there are motor neurons, and then there are interneurons. न्यूरॉन की ये 3 टाइप्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से हैं? जो हमारी बेसिक सेंसेस होती हैं, टच, पेन फ्रॉम बॉडी। अब आपको मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, आप की ये बेसिक जो 5 सेंसेस हैं, विजन, हेयरिंग, टेस्ट की, ये होती हैं, ये बेसिकली दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। सो जो डेंड्राइट्स में इंफॉर्मेशन जाती है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी आपकी बॉडी को अगर मैं आग पे हाथ रखता हूँ तो इमीडिएटली वो इंफॉर्मेशन मेरी ब्रेन को ट्रेवल होती है। मुझे ब्रेन फौरन मैसेज भेजता है कि अब मैं हाथ अपना आग से उठा लूँ, और वो जो है वो एक सर्किट के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है। दूसरे ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये होते हैं जो कि ब्रेन से आपकी बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो आते हैं हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें हमने आज बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि ये सोच सकते हैं, देख सकते हैं, परसेप्शंस इनकी क्रिएट करते हैं। सो ये बेसिकली होती है इंटर न्यूरॉन्स, ये इंसान की रियली जो रियल इंटेलिजेंस होती है। और हमने इस इंटेलिजेंस को, क्योंकि ये कोई दे आर मेकिंग सम काइंड ऑफ अ डिसीजन फॉर यू, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द रियल इंटेलिजेंस
और हमारा काम क्या है कि हम अपने ब्रेन के इक्विवेलेंट कोई चीज बना सकें, इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकें आर्टिफिशियली। ब्रेन इज द utmost इंटेलिजेंस वी हैव। सो आप देखें कि जो हमने जिस तरह न्यूरॉन हमने बताया कि ह्यूमन बॉडी ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, तो हमने पता इसका मतलब है कि हमने एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाना है, राइट। आपके पास जो लेफ्ट साइड के ऊपर पिक्चर है, देखें आपकी बेसिक सेंसेस ऑफ हेयर, टच, स्मेल, सी या टेस्ट की हैं, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है टुवर्ड्स द न्यूरॉन। अब फॉर एग्जांपल मैं राइट साइड की पिक्चर पे देखें, अच्छा न्यूरॉन कोई ज़रा फंक्शन परफॉर्म करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन इनपुट आती है, उसके अगेंस्ट वो कोई आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जिस तरह मैंने बताया कि हाथ फौरन उठा लें। सो दीज आर बेसिकली इनपुट। तो कंप्यूटर्स में आप देखें यहाँ पे कि अगर हमने न्यूरॉन के इक्विवेलेंट हमने एक बना दिया, जिसका नाम हमने रख दिया परसेप्ट्रॉन, ठीक है। इट्स अ आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो हमने बना दिया, और इसके अंदर मैंने ये फंक्शन बना दिया। सो बेसिकली एक ही चीज है, यहाँ इनकी इसी इनपुट्स हैं x1, x2, x3, x4, x5, और इसने उनके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस परफॉर्म करना है। क्योंकि हम ये देखते हैं, ये देखें ज्यादा इक्वेशन हम क्लियर कर देते हैं। सो दीज आर द इनपुट्स। अब ये परसेप्ट्रॉन है विच इज इक्वल टू 1, इट्स 1 परसेप्ट्रॉन इक्वल टू अ न्यूरॉन, 1 न्यूरॉन। इसके अंदर देखें ये इक्वेशन है x1 + x2 + x3, ठीक है। ये इनपुट्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी की इनपुट्स होती हैं, टच, सी वगैरह सारी सेंसेस की। तो ये इनपुट है, ये एक इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी। तो अब लिखा है इनको अगर को ऐड करें तो इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 देन गिव एन आउटपुट। सो ये बेसिकली ये जो इक्वेशन लिखी है इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं, जो यूज करते हैं एआई के अंदर, ये एल्गोरिदम्स हैं। सो इनपुट एंड इट्स गिविंग यू एन आउटपुट। ये हम सेम चीज ऑलरेडी कंप्यूटर्स में करते हैं, इनपुट x1, x2, x3। तो आपका ये परसेप्ट्रॉन है और आपको ये कोई आउटपुट देता है उसके अगेंस्ट, ठीक है ना। ये प्रोसेसिंग कर रहा है जैसे न्यूरॉन प्रोसेसिंग कर रहा था। तो हमने एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्रिएट कर दिया जिसका नाम है परसेप्ट्रॉन। अब आप ये देखें कि ब्रेन में जस्ट इमेजिन ब्रेन हैज 100 बिलियन न्यूरॉन्स एंड दे आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर। सो आप देखें कि ये मैं सिर्फ 2 न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, दोनों न्यूरॉन्स में इक्वेशंस हैं या एल्गोरिदम्स हैं जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक की इनपुट दूसरे पे जा सकती है। सो आप सोचें अब हमारे पास चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है कि हमने 100 बिलियन परसेप्ट्रॉन बनाने हैं ऐसे, और उनको आपस में कनेक्ट करना है। दिस ऑल्सो शोज हाउ मच पावरफुल आवर ब्रेन इज। तो हमने इसके इक्विवेलेंट इंटेलिजेंस के लिए एआई के हमने ब्रेन को क्रिएट करना है, क्योंकि एआई में जो मेन इस वक्त जो रिसर्च के ऊपर क्वेश्चंस हो रहे हैं कि क्या एआई इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकती है, पर्सनालिटी किसी की समझ सकती है, कॉन्शियसनेस को देख सकती है उसकी किसी इंसान की। सो ये हमारे बेसिकली चैलेंजेस हैं जो इसके अंदर करने हैं। नाउ कम टू द, हमने ये देखना है कि हम कितना करीब आ चुके हुए हैं वर्ड के अंदर, राइट। वर्ड में हमारे पास हमने क्या क्या एआई के अंदर इस वक्त अचीव कर लिया हुआ है। नाउ इफ यू सी व्हाट हमारी बेसिक सेंसेस पे आ जाते हैं। हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। हमारी बेसिक ये सेंसेस हैं। तो आजकल हम कितना करीब पहुंच चुके हैं। सो क्या कंप्यूटर देख सकते हैं, ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है। आई विल शो यू दिस वीडियो एंड यू सी। अच्छा, देख सकने का मतलब ये है कि हमारी आंख देखती है ना। आंख मीन्स कि इट्स जस्ट लाइक अ कैमरा। सो कैमरा कैन सी थिंग्स। सो इफ यू कैन सी दिस, कैन कंप्यूटर्स सी? Augmented reality is all about enhancing your experience within the real world using digital information. An example of a typical AR demonstration could be something like this design. When you look at it with your own eyes, it remains static. But when viewed through the screen of a tablet or smartphone running the appropriate app, the image comes alive. AR is built on decades of research in computers and electronics. This particular application depends upon image recognition. Information from the mobile device's camera is sent to be analyzed by the AR app software. The software looks for identifiable features that indicate the camera is pointed at the painting. Once the software is confident the camera is pointed the right way, it can overlay graphics on top of the image of the painting on your screen. With many AR apps, you can move the device around, looking at a subject from different angles. The information you see will adjust as well, appearing as if it's a real 3-dimensional object. To accomplish this,
You need a graphics engine and a processor that can change the image in real time while still anchoring it to the physical world around you. While the principles of AR date back decades, we've only recently reached the right level of sophistication with technology to pull it off well. And while many AR apps rely on handheld devices, the hope is that in the future we'll have glasses or headsets that incorporate AR into them seamlessly. There are hundreds of potential applications for AR, ranging from entertainment to communication to education. A really powerful universal AR app could turn the physical world around you into an encyclopedia, tourist guide, and repair manual all in one. So आपने देखा, मैं एक आपको I एक found और this एग्जांपल दे interesting. रहा हूँ कि इस एग्जांपल के अंदर आपके पास एक सिटी के अंदर उन्होंने सारे कैमरास लगाए हुए हैं, ठीक है? तो नाउ दे गिव अ पिक्चर ऑफ समबॉडी एंड दोस कैमरास आर गोइंग टू ट्रैक यू डाउन. तो कंप्यूटर देख ज़ाहिर है कैमरास आपको देख के रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक? तो इसकी हम सी को देखते हैं. I found this was interesting, and it turned out कि that क्या actually a कंप्यूटर BBC देख journalist सकते हैं, right? has gone and investigated this recently, and this is our second video, which is made up of 2 clips. So bear with us while we switch between the 2 clips. Well, let's see how long it takes you to find me. Thank you very much. Let's go. ये पूरी सिटीज में कैमरा लगे हैं. दे हैव टू फाइंड दिस पर्सन. पिक्चर है उनके पास. So he heads out onto the streets, and then we will pick him up as he goes into a railway station. 我们也做了像人和车的匹配，那同时在人上匹配还包括亲属关系匹配，然后是你经常接触人员之间匹配。就是当摄像机布到或者我们传感器布到一定密度的时候，其实我们会经常知道你跟谁经常在一起。 Well, here we are then. I've just got out of the car, close to the city centre, and for the purposes of this exercise, the plan is for me to start walking in the direction of the bus station. My image has already been flagged to the authorities as a suspect, and in theory, it should only be a matter of time. So already on this bridge, I can see 1, 2, 3 CCTV cameras. Of course, there's no point hiding from them. Just keep on walking. 可以呢，不一定非要从门里头通过，他就站在。哎，对，就是这里，就是这里。有没有看过啊？对，就是这里。 Uh-oh. Right behind me, you can see just over my left shoulder there. Hello, guys. I've been expecting you. Maybe these guys aren't in on the joke. So what you saw was कि आपके उन कैमरास ने देख के डिटेक्ट कर लिया. अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात भी की. फॉर एग्जांपल, आपकी 10 लोगों की शक्लें उन्होंने तकरीबन मैच करती हैं, राइट? तो उसने साथ साथ ये भी देख लिया कि फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी यूज करते हैं, तो आप कौन सी गाड़ी यूज करते हैं, उसकी रेलेवेंस को साथ चेक किया एसोसिएटेड थिंग्स के साथ. आप जिन दोस्तों से मिलते हैं उनका हाइट क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है. तो बेसिकली आपने फर्दर उसको नैरो डाउन कर दिया अपनी सर्च को. सो आपके पास अगर 10 लोगों की पिक्चर्स मैच आ जाती है, एक दूसरे से मिलती होती है, तो वो देखेंगे कि आपके कौन से दोस्त है, कौन सी गाड़ी यूज करते हैं, कौन सा घर है. तो वो उन चीजों को भी एज एसोसिएटेड वेरिएबल्स असेस करेंगे कि आप क्या वही बंदे हैं जिसको आप ट्रैक कर रहे हैं. इसी तरह एक और जो हम देख सकने की कैपेबिलिटी देख रहे हैं, हम ये ड्राइवरलेस कार्स को देख रहे हैं. ठीक है, अब टेस्ला ऑलरेडी इज मेकिंग दीज कार्स जिसमें कि आपके सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमरा लगे हैं. अगर आप साइड पे लेन में जाते हैं आपको आराम आ जाता है. कैमरेज गाड़ी के अंदर भी लगे हुए हैं, आपकी आंखों को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत इंसान को नींद आती है तो इंसान की आंखों का कंपोजिशन चेंज होता है, तो इमीडिएटली वो आपको वार्न करने लग जाते हैं कि जी यू आर गोइंग टू स्लीप. इसी तरह राइड की सारी दूसरी गाड़ियां, उनको उनकी डिटेक्शन. सो ये बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स जो हैं ये देख सकते हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीइंग, तो हम इसको बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी इज बेस्ड ऑन
डीप लर्निंग, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ इमेजेस एनालाइजेशन। अच्छा, एक इमेज को एनालाइज करना तो बड़ा आसान काम होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एक जगह से दूसरी जगह जब वॉक करके जाता हूँ ना, तो देयर आर बिलियंस ऑफ इमेजेस व्हिच कीप ऑन चेंजिंग। एकदम से ना मेरी आंख इतनी पावरफुल होती है कि वो सारों को एनालाइज करती है, लेकिन कंप्यूटर्स को जब हमने एनालाइज कराना है, तो जब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट की है इमेज की, तो देयर आर इमेजेस इनसाइड इमेजेस इनसाइड इमेजेस इनसाइड इमेजेस, जिसको कि हमें एनालाइज करना होता है उन सब इमेजेस को। तो जब हम इतने ज्यादा इमेजेस को एनालाइज करते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर, तो हमारे पास वर्ड आता है डीप लर्निंग, राइट, मल्टीपल लेयर्स ऑफ इमेजेस एनालाइजेशन। सो जो ऑगमेंटेड रियलिटी is based on the concept of deep learning. एक image की recognition के अंदर अगर there are multiple images, if a person is walking, we want to capture those movements, we have to analyze billions of images. So that is why the word is known as deep learning. अच्छा, एक तो हमने देख लिया कि क्या computers देख सकते हैं, ठीक है, हमने AI से related आज तक computer कितना देख सकते हैं which can see. Second चीज है कि क्या हमारे पास ये जो इंसान के पास टच की फीलिंग की कैपेबल होती है, सेंस, ये क्या हम अचीव कर सकते हैं? तो ये एक बायोमेट्रिक finger artificial intelligence. Modern prosthetics can help to restore the ability to grip or manipulate objects, to carry things or even write. But they do nothing to replace the sense of touch that goes when a patient loses a limb. And so scientists are looking into ways of mimicking the human nervous system to create artificial senses. Researchers at Pisa in Italy are part of a team of scientists from institutions across Europe who've been funded by the European Commission to develop a biomimetic finger. That is, a man-made device that can be connected to the human brain. At the heart of the idea is an array of pressure sensors intended to mimic the sense of touch found in the neural tactile sensors in a human fingertip. And the scientists in Pisa are convinced that they can take inspiration from nature for innovative robotics. So अब हमने देखा टच कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी एक और सेंस है जो बेसिक हम जो देख रहे थे, हियरिंग की सेंस है। क्या क्या कंप्यूटर सुन सकते हैं? आर्टिफिशियली हमने कोई ऐसी चीज बनाई है, ये हमारा एवरीडे सिग्नल है। You can listen to it. Read me the message. New message from Sebastian. Great news. We got the go-ahead. Can you meet at 10? Reply, definitely. I'll see you there. Play my running mix. What's the traffic like around here? Here's the traffic. Text my wife, I'm going to be 30 minutes late. Is it going to be chilly in San Francisco this weekend? Not too cold. Maybe down to 61 degrees in San Francisco. What about Napa Valley? Doesn't seem like it. How many cups are in 12 ounces? Let me think. Okay, here you go. Set my timer for 30 minutes. Okay, 30 minutes and counting. So ये आपने देखा बेसिकली कि this computers can or the devices can also listen. अब दो और सेंसेस हमारी हैं, क्या हम टेस्ट कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, उसका देख लें आप कि वहां पे हमने क्या अचीव कर दिया है as of now in AI. Instead of just looking at a cake on your screen, you can now actually taste it. A new digital simulator can reproduce the four main taste components and transmit them to the tip of your tongue. It uses an alternating current to fool your taste receptors, along with small changes in temperature. Tiny electrodes that heat and cool very quickly control the thermal stimulation. The system will allow players to sample food featured in video games. Taste could also be used as a reward system. A sweet treat could be delivered for completing a level,
while a blast of bitterness could be produced for a low score. अब अगली चीज आती है, क्या हमने स्मेल कर सकते हैं कंप्यूटर्स? अब देखिए आपके पास जिस तरह फ्रूट्स आते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर हजारों तरह के फ्रूट आते हैं, अब उनमें स्मेल करना ये भी जरूरी है कि उनको अगर आप अलग करना शुरू करें, कौन से खराब हैं कौन से ठीक हैं, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो अगर आपके पास स्मेल की डिटेक्शन हो तो आपको पता लगेगा कि जो फूड खराब हो चुका हुआ है उसको एक साइड पे ऑटोमेटिकली कर देंगे. सो ये स्मेल के ऊपर जो एप्स हैं, यू कैन सी. The computer that can smell and detect explosives. Nigerian Oshiagabi has unveiled a computer based not on silicon but on mice neurons at the TED Global Conference in Tanzania. The system has been trained to recognize the smell of explosives and could be used to replace traditional airport security, Mr. Agabi said. Eventually the modem-sized device named Konikuka could provide the brain for future robots. So हमने देखा कि हमने ये जो हमारी बेसिक सेंसेस थी सारी, देखने की, सुनने की, टेस्ट करने की, ठीक है, 5 सेंसेस, उनके हम कितने इक्विवेलेंट एआई के अंदर एज ऑफ नाउ पहुंच चुके हुए हैं. आई डोंट मिक्स साइंस टू मच विद रिलीजियस थिंग्स, लेकिन आपको पता हो कि आफ्टर 6 वीक्स ऑफ कंसेप्शन एकदम से एक टाइम आता है जिसके ऊपर जान पड़ जाती है, ठीक है, एक जब कंसीव कर रहे होते हैं बच्चे के लिए, ठीक है. तो अब उसको हम क्या कहते हैं कुरान में, वी से इट कुन फयाकुन, राइट, हो जा. तो आपने देखा कि साइंस में हमने डीएनए से हमने डॉली द शीप बनाई थी, उसके बाद हम डीएनए से एक इंसान भी डेफिनेटली बनाया जा रहा होगा और बना लिए होंगे, लेकिन ये है कि हम ऑर्गन ग्रो कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी का कान नहीं है, ठीक है, तो हम उसका कान ग्रो कर सकते हैं और उसके बाद उसको वहां से रिमूव करके दोबारा सर्जरी के थ्रू लगा सकते हैं. तो अभी तक हमने साइंस के अंदर बहुत सी ज्यादा चीजें अचीव कर ली हैं. और लास्ट चीज ये रह जाती है कि जो रह जाती है हमारे रिलीजन के वाइज, जो कि जिसको कहते हैं हम गॉड की बात करते हैं, ठीक है. उसके बाद अब साइंस ने गॉड पार्टिकल भी एक काफी अर्सा पहले बना लिया हुआ था. सो व्हाट इज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आप ये देखें, मैं आपको आसान तरीके से ही बताता हूँ कि अगर तो ये पेंगुइन्स हैं, ठीक है, इनमें से अगर मुझे पता हो कहाँ पे पेंगुइन है, जो जाके मैं उसको अपने हाथ से उठा सकता हूँ कि यार ये यहाँ पे मौजूद है और पिक कर सकता हूँ. अब नाउ जस्ट इमेजिन कि आपकी बॉडी के अंदर, उनको कहते हैं नैनोबॉट्स, तो आपके सारे हेल्दी सेल्स हैं. एक सेल ऐसा आता है जो कि हेल्दी एकदम से होना स्टार्ट हुआ, वो हेल्दी नहीं है, वो कैंसर का सेल है. तो अगर एकदम से डिटेक्शन हो बॉडी के अंदर, मेडिकल में एआई की एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपकी बॉडी के अंदर नैनोबॉट्स होते हैं, वो करते ही हैं कि एकदम से एक सेल का बिहेवियर जो ही चेंज होने लगा होता है फ्रॉम द नॉर्मल, तो उसी जगह पे उसको किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं. तो बजाय ये कि आपको 3rd स्टेज या 4th स्टेज ऑफ कैंसर का पता लगे, तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते, आप उससे कुछ बचा नहीं सकते, राइट. तो ये अगर आपको ये उन चीजों को पिक करती है एआई जो कि आम आपको नजर नहीं आती आसानी से. हम जब एआई की बात करते हैं, मैं इस फर्स्ट लेग ऑफ द लेक्चर को यहाँ पे आपको खत्म करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, एक मेन एरिया की हम बात करते हैं एआई है, लेकिन इसके अंदर सब कैटेगरीज बहुत हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने इसमें एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो फर्स्ट है मशीन लर्निंग, जिसमें डीप लर्निंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स आते हैं. फिर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें ट्रांसलेशन, क्लासिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन. फिर स्पीच रिकग्निशन आती है, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन. फिर उसके बाद कुछ एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, प्लानिंग, स्केड्यूलिंग, रोबोटिक्स हैं, विजन में इमेज रिकग्निशन, ये मशीन विजन है. सो एआई की जो फील्ड है बेसिकली इट कंप्राइजेज ऑफ
स्टिल उसके अंदर बहुत ज्यादा डीपर एरियाज ऑफ रिसर्च हैं, और इन्हीं एरियाज ऑफ रिसर्च में काम हो रहा था। ये सारे एआई की अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक हमने कवर किया। बेसिकली हमने इसमें देखा कि बेसिकली एआई होती क्या है। हमने ब्रेन के इक्विवेलेंट कोई चीज बनानी है, हमने उसके अगेंस्ट एक आर्टिफिशियल चीज क्रिएट की, परसेप्ट्रॉन। हमने देखा कि हमारी इस वक्त की जितनी सेंसेस हैं उनके इक्विवेलेंट हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और ये क्या डायरेक्शन है। सो दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ द एआई। इन नेक्स्ट सेक्शन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि टेक्नोलॉजी में हम जो इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। आई थिंक वील हैव अ 5 मिनट्स ब्रेक, ताकि रमजान है, आप लोग भी 2 मिनट के लिए रिलैक्स कर लें, ठीक है। माइक जी बिल्कुल सर, हम जो है 5 मिनट्स ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम दोबारा से इसको ज्वाइन कर लेंगे। 11:04 पे कर लें सर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 11:05 कर दें, 11:05 पे ज्वाइन कर लेते हैं। 11:05 ओके सर, 11:05 पे वी विल रीजॉइन। चलें, थैंक यू जी।
ओके जी, बैक। आई होप आप सब लोग भी मौजूद हैं। सो जी सर, स्टार्ट कर लें बेशक। ओके जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एआई के टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्लीमेंटेशंस को हम देखते हैं, ठीक है ना। तो आप ये वर्ड एक बहुत ज्यादा सुनते होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये यूज होता है, ठीक है, आईओटी जिसकी हम बात करते हैं। बेसिकली आसान लफ्जों में बेसिकली आईओटी होता क्या है? जो चीज भी आपकी आप जिसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है, जो अपनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर ले जाए, उसको आईओटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्रैफिक लाइट्स हैं, उनके ऊपर मैं एक चिप लगा देता हूँ जो कि गाड़ियों की मूवमेंट्स सेंस कर रही है, और उसको फिर वो इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफर कर रही है, राइट। सो आप मैं अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मैं यहाँ पे कोई अंदर चिप इंस्टॉल कर दूं जो मेरा ब्लड का फ्लो, हेल्थ के स्टेटिस्टिक्स, और उनको इंटरनेट पे कंप्यूटर पे ट्रांसफर कर दिया जाए, तो हम कोई सी भी चाहे जानदार चीज हो या कोई भी आइटम हो, आपका अगर टेबल है उसके ऊपर आप सेंसर लगा दें और वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, तो उनको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब दुनिया में जो चीजें आ रही हैं वो आईओटी जो हम वर्ड यूज करते हैं कि एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, राइट। सो और उसके लिए ऑफकोर्स आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी भी चाहिए, डेटा की टेक्नोलॉजी भी चाहिए। सो आईओटी में हम जिसको यूज कर रहे हैं वो आपके लिए शॉर्ट वीडियो है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। Just look at this Apple Watch and you can get a real picture of how this IoT technology is being leveraged to create new opportunities for telcos, relying heavily on 4G capabilities. Application and product developers are working together with telcos to create products with high functionality and connectivity for users, like the Apple Watch. Jan Carlsen believes telcos not only have an opportunity to monetize IoT, but telcos are obligated to pursue IoT technologies because telcos currently make around 96% of their income through traditional telco services. These traditional telco services will soon become obsolete, as IoT technology paves the way for the future for the telco industry. But the shift for telcos, offering traditional telco services to supporting a true IoT ecosystem, is complex, because they have to identify how their network can add value for IoT users, and they have to determine what services can they offer. What industries are being impacted by IoT that telco networks and services can provide support? What are the challenges telco industries face with these industries? The team at Ericsson discussed some opportunities for IoT monetization. Smart cities and public transport are sparking ideas for developers to make traffic run more efficiently by creating an online system platform that monitors the data from people, weather, vehicles and traffic lights to create a real-time map that helps people to determine routes to take and helps public transportation system plan accordingly. Mobile phones and smart gadgets will be the target for this platform. And telcos have the opportunity to integrate their networks and create solutions to monetize the system. Another valuable opportunity is smart homes and energy that use IoT connectivity in smart appliances like air conditioners and water heaters with temperature control systems that can be monitored and adjusted remotely. Or smart TVs that understand what your favorite shows are and automatically record them. Also, there are IoT opportunities in agriculture in the area of precision farming. IoT sensors can monitor crops for wheat growth. सो आपने देखा कि बेसिकली दो चीजें, एक तो स्मार्ट होम्स आप देखें, आपके इवन एयर कंडीशनर्स के अंदर आईओटी डिवाइस यानी कि उसके सेंसर लगे हुए हैं। तो अब आप एक कमरे में आते हैं, वो आपकी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेंस करता है। तो आपको अगर टेम्परेचर 24 डिग्री सूट करता है या 22 डिग्री सूट करता है तो ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर उसके लिहाज से एडजस्ट कर लेता है। इसी तरह इफ यू आर अवे फ्रॉम योर होम, आने से पहले आप अपने एसी अप्लायंसेस ऑन कर सकते हैं।
अच्छा, ये एग्रीकल्चर में इसकी इम्प्लीकेशंस ये है कि आपके पास देखें, अभी होता है कि नहरों वगैरह में ना पानी जमीनों के लिए खास वक्त के लिए ओपन कर देते हैं, और फिर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एरिया में पानी एक वक्त में इतना टाइम देते हैं कि इस टाइम पे आपके फील्ड में पानी जाएगा, दूसरे खेत में जाएगा पानी, उनने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। ये पूरा हमारा नहरी का सिस्टम है। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या हर वक्त हर प्लांट को उतना ही पानी चाहिए होगा? ठीक है, कुछ प्लांट्स में मॉइस्चर ऑलरेडी मौजूद है, कुछ प्लांट्स में मॉइस्चर नहीं है। तो जिन प्लांट्स में मॉइस्चर नहीं है सिर्फ उनको पानी जाना चाहिए, राइट? तो ये जो एग्रीकल्चर में ये सेंसर्स हैं मॉइस्चर के, वो उस वक्त जगह ट्रिगर होते हैं और उसी जगह पानी जाता है। सो वी कैन डू अ लॉट ऑफ सेविंग ऑन वाटर यूजिंग दीज डिवाइसेस। अच्छा, उसके अलावा अब ये है कि आपके पास चैट बॉट्स आ गए हैं। अब आप जब उठते हैं तो बजाय ये कि आप जनरली नोट करते हैं कि साइट पे आता है 24/7 कम्युनिकेशन आपकी हो रही होती है चैट्स में ना। जरूरी नहीं है कि वहां पे ह्यूमन हो, दूसरे एंड के ऊपर आपके पास मशीन होती है, वो आपका देखती है कि आपका जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसका एक्यूरेसी लेवल कितना है कि आंसर कर सके, 80% है 90% है, उसके मुताबिक वो आपको रिप्लाई करती जाती है। ठीक है, तो जहां अगर फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख बंदे ने कॉल्स करनी है तो आपको 1 लाख एजेंट चाहिए। लेकिन इन चैट बॉट्स के थ्रू क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली आपके क्वेरीज, मेजॉरिटी ऑफ द 99% ऑफ द क्वेरीज आर हैंडल्ड बाय द चैट बॉट के अंदर, आप खुद ब खुद हो रही हैं। तो वो अपने आप को ट्रेन भी कर रहे हैं। ट्रेन करने का मतलब ये होता है कि हर दिन अगर वो कोई गलत आंसर करता है तो वो एक डेटाबेस में जाता है, उसके बाद उसकी करेक्शन के उसका सही आंसर क्या है, और वो उसको अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा है। और सिर्फ आपकी कॉल को ह्यूमन एजेंट पे उससे कनेक्ट करेगा जब उसके पास कोई आंसर नहीं होगा। और जब ह्यूमन एजेंट पे कनेक्ट करता है तो वो जो आंसर देता है वो आंसर रिकॉर्ड्स में आ रहता है कि आइंदा कोई कॉल करेगा तो वो जो है कॉल आपकी ऑटोमेटिकली चैट बॉट्स ही करेंगे। तो चैट बॉट्स इज अ रियलिटी। ये चैट बॉट्स जो है आपके लिए बुकिंग्स भी कर रहे हैं, बजाय ये कि आप, बड़ी इरिटेशन होती है, यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप अपनी अपॉइंटमेंट के लिए खुद कॉल कर रहे हो। अब ये देखें कि ये गूगल ने ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए अपॉइंटमेंट्स लेता है। Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. So देखें कि आपका बेसिकली अगर आप इसको कस्टमर केयर में यूज करते हैं तो रेजोल्यूशन टाइम आपका, अगर ह्यूमन एजेंट्स करते हैं तो वो 38 आवर्स लगते हैं, वर्चुअल एजेंट उसको रिजॉल्व कर लेते हैं 5 मिनट्स में। अच्छा, कॉस्ट आपकी जो ह्यूमन एजेंट्स की आती है
it's $15 to $200. वर्चुअल एजेंट आपको मुश्किल से $1 कॉस्ट करता है, राइट? सो दूसरी बात, हमने एक और एप्लीकेशन जो आजकल हम देख रहे हैं वो है अबाउट लैंग्वेज ट्रांसलेशन। एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट की जानी चाहिए। अच्छा, अब देखें, नोट करें कि आपके जिस तरह कॉल सेंटर्स हैं, अब ये सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। अब अगर एक सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे एक सिंध से कॉल आती है, या एक मुझे केपीके से कॉल आती है, बंदा पश्तो बोल रहा है या सिंधी बोल रहा है, मेरे दूसरे एंड के ऊपर एक बंदा है जो कि उर्दू बोलता है। अब उसको समझ नहीं आ रही है कि पश्तो लैंग्वेज बोली जा रही है, तो वो कहेगा 1 सेकंड होल्ड करें, वो उसको ट्रांसफर करेगा टू द पर्सन हु कैन स्पीक पश्तो और हु कैन स्पीक सिंधी। ये करने की जरूरत ही नहीं है। आपका अगर एक कॉल सेंटर है और उसमें आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाए फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, ठीक है, उसकी एग्जांपल देखें। Hi, thank you for calling the Ocean View Resort and using our French translation service. My name is Samantha. How can I be of service to you? Bonjour, merci d'appeler l'Océan View Resort en utilisant notre service de traduction française. Mon nom est Samantha. Comment puis-je vous être utile? Merci Samantha. Je souhaiterais faire une réservation pour la période du 22 au 26 septembre. Thank you, Samantha. I would like to make a reservation for the period from September 22nd to 26th. Of course. Let me take a look. How many people will be traveling? Bien sûr. Permettez-moi de jeter un œil. Combien de gens seront du voyage? Nous serons 2 adultes. So one person is speaking French, the other person is speaking English. तो आपस में उनकी ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है। इसी तरह हमारे AI के अंदर एक और एप्लीकेशन है रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एग्जांपल, आप देखें जो AI के सॉल्यूशंस बनते हैं ना, पहली चीज होती है कि इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यू शुड अंडरस्टैंड इफ देयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती भी है। तो उसके ऊपर लोग देख के, पहले जब रिसर्च होती है तो वो पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप घर में होते हैं ना, तो आपको ये इवन मोबाइल पे आपको टेली मार्केटर्स की कॉल आने शुरू हो जाती है, आपको लोन चाहिए आपको, और वो बड़ी इरिटेटिंग होती हैं। बैंक्स में से जनरली आ रही होती है कि हम ये गाड़ियां आपको दे रहे हैं। नाउ दे आर वेरी इरिटेटिंग, और वो बंदे जब आप फोन उठाते हैं तो वो बोलना शुरू कर देते हैं जी, ये विदाउट इवन आस्किंग यू कि आप बिजी हैं नहीं बिजी हैं। सो दे स्टार्ट टॉकिंग इन अ सेट ऑफ सीक्वेंस एंड दे आर वेरी, जिसे कहा जाए, इरिटेटिंग हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि ऐसी कॉल जब आती हैं तो इन्होंने एक्सचेंज के अंदर जब ये कॉल्स आती हैं तो उसका डेटाबेस बिल्डअप कर लेता है कि कौन से जनरली नंबर्स हैं, कहाँ से ये कॉलें आ रही हैं, किस टाइप ऑफ कॉल है, किस टाइप ऑफ ड्यूरेशन है। तो बजाय ये कि वो आपको तंग करें, कि AI सोल्यूशन जो है ये उनको तंग करना शुरू करता है टेली मार्केटर्स का। ये देखें, ये एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। Richard? Yes. Hi. Yes. Are you Richard? Yes. Oh, I'll be honest, you're the first lady I've met with the name of Richard. If you're trying to mess with me, this is pretty funny actually, because most of the time I can tell when someone's messing with me. I'm pretty sure you're messing with me. Sure. Something tells me you are. Sir, are you busy? You're talking on another phone? Are you playing a game, for God's sake? Uh-huh. Are you enjoying this? Now, what were you saying? I'm asking you to verify your address to the last 4 of your social, not just say yeah every time I ask. Sure. Yes? Sir. Okay, let me finish the question before you say yes and yes and yes and yes. Okay. What is your opinion of Hillary Clinton? Right. Would you say that this conversation has gone nowhere? Yes. So, who's this? Sorry, can you start over? Who's this? Why are you calling? I'm not telling you that. I have to get these questions done. Can you please not talk? Please help me out and let me ask you the question. Yeah. Okay. What is your opinion of Hillary Clinton? Right. Yeah. Mike, this might be the weirdest conversation I've ever had with anybody. Yeah. I feel like this conversation has gone nowhere. Yes. So, sorry, Doubtful. say that part again? Doubtful. Like I said, sir, are we actually being serious going on here? Or are you trying to waste my time when I get paid to speak on the phone? I told you I have much time to waste it. But why are you wasting your time? You don't have any work?
You're a jerk. Oh, you know what, sir? I'm actually going to keep the money and I'm going to give it to somebody else because I don't like when people play around with my agents on the phone. You don't qualify for this with that kind of attitude. You have a Sure. Right. Okay, sir, you're obviously messing with me. Sure. I'm on track for this quarter to make pretty close to 180,000 for this year. I'm getting paid. We can do this all day. Sure. So this is basically like taking a break for me. Hang up the call. Yes. Hang up the call. Yes. Bloody fool. Do you have your credit card with you? Yeah. So basically वो आप उनको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं. अच्छा, एक और एप्लीकेशन जो हम यूज कर रहे हैं आजकल में, वो रिक्रूटिंग के अंदर यूज कर रहे हैं, जब बंदों को रिक्रूट करना होता है. ठीक है, अब आप अगर देखें कि आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं किसी जॉब के लिए, से फॉर एग्जांपल आपके पास कस्टमर केयर का आपने कोई बंदा रिक्रूट करना है. अब आपके पास 10,000 एप्लीकेशंस आ गई, सीवी आ गए. अब आपने उनमें से शॉर्ट लिस्ट करने हैं, तो आप क्या करते हैं? बेसिकली देखते हैं किसी की एज देख ली, CGPA देख लिया, उसके मुताबिक आप उसमें करते हैं, फिर 100 बंदों का आप इंटरव्यू लेने लग जाते हैं. अब AI में रिक्रूटिंग के अंदर जो यूज करते हैं वो कहते हैं कि आप सिंपली क्या करें कि आप कोई एक इंटरव्यू है, उसमें क्वेश्चंस के आंसर करें. अब आपने एक कस्टमर सर्विस के लिए बंदा रखना है, ऐसा बंदा रखना है जो कि आंखें नीची ना करे, आंखों में बात करे, राइट लेफ्ट सर ना हिलाए, कॉन्फिडेंटली देख के बात करे. तो वो आपकी, अच्छा, देयर आर अराउंड 25 to 26,000 एसोसिएशंस. जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आई की मूवमेंट्स, मेरे कानों, वो जब भी बोल रहा हूँ, तो ये चीजें आपस में एसोसिएटेड होती हैं. इनका एनालिसिस ह्यूमन को करना पॉसिबल नहीं है. सो अगर आप थ्रू दैट इंटरव्यू आप उन 10,000 में से 10,000 मोस्ट सूटेबल बंदों को 10 मोस्ट सूटेबल बंदों को उन 10,000 में से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको सिर्फ उन 10 बंदों का इंटरव्यू करना है और उनमें से यू विल हैव द बेस्ट सिलेक्शन फॉर द जॉब. तो ये रिक्रूटमेंट के अंदर यूज हो रहा है AI एप्लीकेशन. I'm Rich Filoni, Senior Strategy Reporter at Business Insider. I first heard about HireVue when I wrote about Unilever's experiment in hiring. Unilever is one of many large companies that is incorporating artificial intelligence into their recruitment efforts. HireVue uses video analysis to screen employees and rate them before a recruiter even gets to look at their interviews. I'm Lauren Larson. I'm the Chief Technology Officer at HireVue. HireVue has a platform that simplifies the job interviewing process. The most common use of that is what we call an on-demand interview, where you create a set of questions, they respond on video, and then we use artificial intelligence algorithms to evaluate their performance. And then we analyze the interview and predict their performance based on the interview. So HireVue set up an application for me where it was 11 interview questions. I used my iPhone. The entire time I felt very awkward and very self-conscious because I was looking at a video of myself. And then we made an analysis of the features that are important for that job and produced what we call an insight score, which is essentially his ranking compared to all of the other candidates that we've seen. Well, fortunately, Rich did really well in this interview. Basically, what this is just doing is looking for things like eye contact, enthusiasm. If this is someone who's going to be working with clients face to face, do they smile or are they downcast? Are they looking away from the camera? So some of my skepticism was averted when I actually saw how the product worked. The machine is going to look at 25,000 different features and complex relationships between those that might see things that I'm not able to see as a human. AI in recruiting at this point is... So AI recruiting हम देख रहे हैं कि उसमें क्या है. So इसमें हमारे पास बहुत और एप्लीकेशंस हैं. नेटवर्क ट्रैफिक्स को देखना, हम नेटवर्क्स की अगर बात करें, कस्टमर्स की सेगमेंटेशंस को देखना, उसके सॉल्यूशंस हैं आपके पास. ऑटोमेटेड बिल एंड चेक क्लियरेंस को देखना, स्मार्ट मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी सिस्टम, ऑटोमेटेड कस्टमर केयर, ठीक है, सोशल मीडिया एनालिसिस वगैरह. इन सारी जगहों पे ये एप्लीकेशन जो है हमारी AI की यूज हो रही हैं. इसकी एग्जांपल में अब हम आते हैं दूसरी फेज के अंदर कि हम इसको बिजनेसेस में कैसे देखते हैं, क्योंकि हमने अब आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है टुवर्ड्स कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किसी चीज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. AI का फायदा ये देखें, अगर पानी का आपका टैप होता है ना, तो अगर आप
थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा गिर रहा होता है ना, तो कभी कभी इसके नीचे आप कोई बकेट रखते हैं ना, तो सुबह तक आप देखते हैं कि वो बकेट जो है वो आधी भर चुकी होती है, राइट। तो आजकल जो कट थ्रोट कंपटीशन है, ठीक है, उसके अंदर अराउंड आप देखें, आपको अपने रेवेन्यूज को कंपनीज चाहती हैं कि उनके एक फिक्स स्टेज पे आके उनका रेवेन्यू फिक्स हो जाता है, उसको फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा होता है। कॉस्ट को कम करने की बात होती है, और कॉस्ट में कम करने की बात, ये जो कतरा कतरा होता है, ये एआई हेल्प करता है आपको कि वो जो लीकेजेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, ताकि आप जो है अपनी बिजनेसेस को प्रॉफिटेबल तरीके पे कर सकें। अच्छा, इस फिगर में आप देखें कि मोस्ट ऑफ अवर जॉब्स विच वी डू आर रेपिटेटिव टॉक्स, हम दफ्तर आते हैं ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन के जॉब्स होती हैं, ठीक है, ज्यादातर हम लोग वही रिपीटेड काम करते जा रहे होते हैं मेजॉरिटी ऑफ अवर टाइम। हमें टाइम तो स्पेंड ज्यादा करना चाहिए टुवर्ड्स स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन, ठीक है, टुवर्ड्स डेवलपिंग पीपल एंड एंगेजिंग विद स्टेक होल्डर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। सो हमारी तमाम एनर्जी सारा दिन जो दफ्तरों में होती है, ठीक है, we spend more than half of time on administrative and coordination control tasks. So these, if tasks are automated, तो हम इन लोगों को इनकी सारी जो एनर्जी है we can spend it towards other important things जो कि मैटर करती हैं। So अब आपको एक ये बात सोचनी है कि AI को आप लोगों ने अपना दुश्मन नहीं समझना, अपना कोलीग समझना है। देखिए, ह्यूमन ब्रेन कुछ चीजें ज्यादा अच्छी कर सकती है, कंप्यूटर्स कुछ चीजें ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंप्यूटर से कहूंगा कि मल्टीप्लाइड बाय 56734 into 93765. Now a computer can give me an answer within seconds about this calculation, but if I ask my brain to do this calculation, वो ये नहीं कर सकती है। सो इसी तरह इंसान जो है, जो चीजें कई दफा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किसी के इमोशंस, फीलिंग्स, उसको कर सकते हैं, वो कंप्यूटर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब आपने इन इंटेलिजेंट मशीन्स को एज अ कोलीग समझना है और अपनी स्किल एनहेंसमेंट करनी है। सो किसी भी बिजनेस में, अब जब हम बिजनेसेस की में बात करते हैं एआई इम्प्लीमेंटेशन की, किसी भी बिजनेस के कुछ 4-5 फैक्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट। एक होते हैं एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं किसी बिजनेस के। एक्सटर्नल एलिमेंट्स क्या होते हैं? उसके कस्टमर्स होते हैं, कम्युनिटी होती है, कंपेटिटर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, रेगुलेटर्स हैं। तो किसी भी बिजनेस के ये एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं these elements are known as the external elements। इसी तरह आपके बिजनेस के अंदर इंटरनल एलिमेंट्स होते हैं। इंटरनल एलिमेंट्स में आपके पास फॉर एग्जांपल कंपनी की स्ट्रैटेजी है, कंपनी के प्लान्स हैं, आप उनको कैसे प्रायोरिटी इस्टेब्लिश करते हैं प्लान में, आपकी कंपनी में उनको क्या रिस्क है आप उसको देखते हैं, रिस्क के बेस के ऊपर आप एनालिटिक्स एनालिसिस करते हैं, उसके बेस के ऊपर आप डिसीजंस करते हैं ताकि आप बेहतर गवर्नेंस कर सकें। सो ये किसी भी बिजनेस के इंटरनल एलिमेंट्स हो जाते हैं। एक होते हैं ऑपरेशनल एलिमेंट्स, कि आपकी ऑपरेशनल स्ट्रक्चर क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, फैसिलिटीज सॉफ्टवेयर क्या यूज करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, सप्लायर्स क्या हैं, कौन सी मशीन्स यूज कर रहे हैं, लोगों की कितनी नॉलेज है और कैपेबिलिटीज हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस आपने अडॉप्ट किए हुए हैं, डेटा को कैसे आप यूज करते हैं, किन चैनल्स पे भेजते हैं, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। सो आपके बिजनेस के ये पार्ट्स हो गए, टोटल 4 हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स, इंटरनल एलिमेंट्स, ऑपरेशनल एलिमेंट्स, और फिर एक कुछ होते हैं जो इनटेंजिबल एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी क्या बिलीव्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या एटीट्यूड है, क्या कस्टम्स हैं, डिसीजन मेकर्स के माइंडसेट क्या हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट आप क्या यूज करते हैं। सो बेसिकली एक किसी भी बिजनेस के अंदर ये 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं। आप अपनी ऑपरेशन देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि आप इन 4 ऑपरेशंस को ही आप देख रहे हैं, और इन्हीं चारों जगहों को आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने इनके ऊपर एआई अप्लाई करनी है, ठीक है। नाउ आई एम ट्राइंग टू कम टू द प्लेस वेयर आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ विल यू एम्बेड एआई इनटू योर ओन बिजनेस और योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखें, हमें एक वर्ड मैं यूज करता होता हूँ, डुप्लीकेशन ऑफ एक्सीलेंस, राइट। देखें, आप जिस तरह चाइना ने क्या किया कि टेक्नोलॉजी में वो पीछे था, तो लेकिन उसने किया ये कि उसने दूसरों की कॉपीज बनाना शुरू कर दी टेक्नोलॉजी में। कॉपी बनाने के बाद उन्होंने अपने रिसर्च के सेटअप किए और अब उसके ऊपर वो खुद डेवलप करने लग पड़े। तो जो चीज ऑलरेडी एक्सीलेंट बन चुकी हुई है, अगर आप उसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो फायदा नहीं होगा ना। तो आप उसको डुप्लीकेशन ऑफ एक्सीलेंस, उसको कॉपी कर लें और उसके बाद फर्दर इंप्रूव करें। फॉर एग्जांपल,
आपका मेन एक चीज होती है कस्टमर कॉन्टैक्ट होता है। तो दुनिया में फॉर एग्जांपल बेस्ट है फोर सीजन्स बिल, एक होटल की चेन है जो कि कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप उसको कॉपी करें और उसको इम्प्रूव कर लें। ऑपरेशनल एक्सीलेंस की अगर मैं बात करूंगा तो दुनिया में कंपनी है वॉलमार्ट, उनके ऑपरेशंस दुनिया में कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट। आप उसको कॉपी करें, इंप्लीमेंट कर लें। प्रोडक्ट लीडरशिप, ठीक है कि आपकी प्रोडक्ट बेस्ट है। तो एप्पल ने अपनी प्रोडक्ट को दूसरों से बेहतर किया हुआ है कि हमारी प्रोडक्ट सबसे बेहतर है। तो आप उसको, उनके कॉन्सेप्ट को, उनकी स्ट्रेटजी को अपनाएं। इसी तरह मार्केटिंग के अंदर हम देखें सुप्रीमेसी में, तो AT&T ने मार्केटिंग के अंदर सुप्रीमेसी है। सो हमने बेसिकली किया कि जब भी हम कोई AI की चीज बनाना चाह रहे हैं, वी हैव टू रेप्लिकेट द मॉडल्स विच आर ऑलरेडी देयर। अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब आपको एम्बेड करना होता है तो देखें 3 चीजें आपको लेके आनी है। सबसे पहले एक्सप्लोर, एंगेज और एनेबल करना लोगों को। एक्सप्लोर का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या एनवायरनमेंट है, क्या क्या चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। लाइक क्लाउड में आपके पास गूगल, अमेजॉन, डिफरेंट कंपनीज हैं, ठीक है। फिर आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम कौन सी है जिसको कि आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप सबसे पहले ना, इसको कहते हैं ना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप बनाते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप पे टेस्ट करते हैं कि कोई चीज़, कुछ कस्टमर्स को लेके आप वो अपना जो आइडिया है उसको टेस्ट करते हैं, और जब टेस्ट करने के बाद आप उसको शो केस करते हैं। देखें बहुत सी चीज़ें आप अपने ऑफिस में करते रहते हैं, लेकिन आप अपने बॉसेस को ऊपर बताएंगे नहीं, सबको पता नहीं चलेगा, तो वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेज होती है ट्रांसफॉर्मेशन की इन ऑर्गेनाइजेशन, you need to explore the things which are there, identify your problems and come with कि अच्छा यार इसका हमने एक अच्छा सा ये सोल्यूशन बताया, बना लिए, अब इसको हमने रेप्लिकेट करना है। तो ये एक्सप्लोर की स्टेज है। दूसरी बात है एंगेज करना लोगों को। लोग बड़े एंशियस होते हैं, नई चीज लेके आए ना तो चेंज एक्सेप्ट नहीं करते लोग, पीपल, वो उसको रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने कमरे में जाओ ना, अपने सुबह आप जाए अपने ऑफिस में और आपकी सेटिंग किसी ने चेंज कर ली हो, तो आप पैनिक स्टेज पे आ जाएंगे। पेन यहाँ पड़ा था, चेंज हो गया, कंप्यूटर यहाँ था, चेंज हो गया। आपका मोबाइल को उठा लेना आजकल, राइट पे रख दे, आप पैनिक स्टेज पे चले जाते हैं कि मेरा मोबाइल कहाँ गया, ठीक है, क्योंकि यू ह्यूमंस डू नॉट वांट के चेंज कि चलती रहे। सो यू नीड टू चेंज कि आपको अपने सिस्टम्स को चेंज करना है, लोगों के एटीट्यूड्स उनको समझाना है कि इस टेक्नोलॉजी से आपको क्या फायदा होगा। इसी तरह आपके साथ साथ कंपेटिटिव, खाली आप चेंज हो जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। आपके जो कंपेटिटिव दूसरे लोग हैं जिनके साथ आप परचेजिंग कर रहे हैं, उनके प्रोसेसेस को भी अलाइन करने की जरूरत है। सो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपका एक प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, करंट प्रोसेस, उसमें से आपने देखना है कि किस प्रोसेस को आप कम कर सकते हैं ताकि स्मार्ट प्रोसेस हो जाए, एआई की तरफ मूव कर जाए। सो वंस आप जब ये कर लेंगे तो आप लोग जो है आपका एक इकोसिस्टम बन जाएगा जो कि एआई बेस्ड होगा, जिसमें बिग डेटा, आईओटी, क्लाउड, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन वगैरह। तो आपने क्या किया कि पहले एक्सप्लोर किया, फिर लोगों को एंगेज किया टू अडॉप्ट दीज सिस्टम्स इनटू योर प्रोसेस, एंड देन आखिरी जो स्टेज आपको करनी है वो एनेबल करना है कि आपकी नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में जो स्ट्रेटजीज हैं, गोल्स हैं, लोगों की लर्निंग, उनकी एजुकेट करना उनको, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी स्ट्रेटजीज, ऐसा इकोसिस्टम बने जो कि एआई बेस्ड हो। तो पहला स्टेप ये है ऑर्गेनाइजेशन में आप एक्सप्लोर करें क्या अवेलेबल है, प्रॉब्लम किसी पे इम्प्लीमेंट करें, फिर लोगों को एंगेज करें कि उन्हें कहें कि अच्छा ये आपका प्रोसेस है, इसको कैसे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में ये बेसिकली एआई से रिलेटेड आपके हार्डवेयर अवेलेबल है आप लोगों के पास होता, ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, लैंग्वेजेस आपके पास डिफरेंट होनी चाहिए, कोड लाइब्रेरीज, फिर मशीन लर्निंग की टेक्निक्स, लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, डीप लर्निंग, आपकी ये लोगों को आप सिखाना शुरू करेंगे एआई एप्लीकेशन, और फिर इनको बिजनेसेस प्रोसेस में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको पता लगेगा कि हम किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं कस्टमर सर्विस सेंटर में जाता हूँ जिस वक्त, तो क्या होता है कि वो मेरे से एक फॉर्म फिल करवाते हैं, बड़ा सा फॉर्म, मैं फिल करता हूँ सारे कैटेगरीज, उसके बाद वो ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। पहली बात तो ये कि मुझे ऑर्डर देने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं मोबाइल से कर सकता हूँ। लेकिन लेट्स सी कि हम आपका एक बंदा कस्टमर सर्विस सेंटर आता है, अब आपका अगर कैमरा लगा हुआ है तो फेस रिकग्निशन करके बैक एंड के ऊपर आप नादरा से कनेक्टेड है, ठीक है,
तो वो, या आपके पास अगर फेस रिकग्निशन नहीं है तो थंब आपकी है, वो आपको आइडेंटिफाई कर सकता है ये कौन सा यूजर है। इमीडिएटली अब जब आते हैं तो वो आपको रिकग्नाइज कर ले। अच्छा, जो फॉर्म के अंदर जितनी फील्ड्स है ना, जिसको 10 मिनट लग के आप फिल कर रहे हैं, ये सारी की सारी नादरा के रिकॉर्ड में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। आपने सिर्फ वो फील्ड उनसे पिक करनी है जो आपको रिक्वायर्ड है। उनको तो इवन ये भी पता होता है कि आपने कितनी अटेस्टेशन, किसी के जो फॉर्म्स ना नीचे आप अटेस्ट कर देते हैं, दे नो कि विच अटेस्टेशन यू हैव मेड, आपके उनके रिकॉर्ड में इतना एक्सटेंसिव रिकॉर्ड। सो आपका डेटा आ गया सामने, आपने जो प्रोडक्ट है वो चूज की, उसकी पेमेंट ऑनलाइन की। बाय द टाइम यू लीव द कस्टमर सर्विस सेंटर, आपको एक थैंक यू का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। एक मैसेज चला जाएगा जब आपने पेमेंट कर दी ऑपरेशन साइड को कि इनका अब आप ये सर्विस इनको प्रोवाइड कर दें, टेलीफोन लगवाना है या कोई, तो वो फौरी तौर के ऊपर एक वंस यू पे द मैसेज विल गो टू द ऑपरेशन। वहीं पे फिजिबिलिटी चेक होगी कि क्या ये कनेक्शन अवेलेबल है पेमेंट होने से पहले, कि आपने अप्लाई किया, वो चेक करेंगे यहाँ पे लाइन अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है यस आ जाएगा और आप सो देखिए आपने क्या किया कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है एक डिफरेंट। अच्छा, ये आपको अब जाने की भी जरूरत नहीं है कस्टमर सर्विस सेंटर। मैं घर में अपना फोन ऑन करता हूँ, लोकेशन सर्विस से मेरा ऑलरेडी एड्रेस आ जाता है, मैं ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया हूँ। तो ये सारे प्रोसेसेस घर पे बैठ के आप कर सकते हैं। सो यू हैव टू इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म यू हैव टू नो द राइट प्रॉब्लम, सबसे पहले राइट डेटा, राइट सिस्टम, राइट प्रोसेसेस एंड राइट पीपल। सो हम लोग ये देखें, आप जब प्रोसेसेस की बात करते हैं तो बेसिकली ये बॉक्सेस बनाए होते हैं आपने, ठीक है, एक्टिविटी के, क्या ये होगा तो ये होगा। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आता है तो आप उसको देते हैं, अच्छा इसके लिए एक स्टैंडर्ड कोड इसको करके दे दें, ठीक है, इसको रेटिंग मॉडल कहते हैं, स्टैंडर्ड कोड दे दें, या इसके लिए स्पेशल कोड एक अलग कोड बनाना पड़ेगा उस सर्विस देने के लिए कि कितने चार्जेस आएंगे, तो लोग उसके मुताबिक आपसे वो चार्जेस ले लेते हैं। अब ये देखें कि फॉर एग्जांपल ये रेटिंग मॉडल को हम रूल्स इंस्टेड ऑफ स्टैटिक डिसीजन बॉक्सेस, ठीक है, बजाय ये कि इसको हमें री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, कि हम देखेंगे कि कोई भी प्रोसेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें से किन प्रोसेसेस को हम खत्म कर सकते हैं, गेट मिनिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे मैंने नादरा बताई, ये सारे स्टेप्स जो हैं, वैलिडेट कस्टमर, ठीक है, प्रोडक्ट इन्फो, ये आप ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी किसी और सोर्स से, ठीक है। और फिर बजाय ये कि आप उसको कोड ये दें जीत के तुम्हारे एक ये बकेट है, इसमें ये स्टैंडर्ड के कोड ले लो, या एक स्पेशल कोड तुम्हारे बनाते हैं, इस पे बेस नहीं करना चाहिए। एआई बेस के ऊपर क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल आई एम इन अ विलेज और मेरे पास रूल्स होने चाहिए। देखिए, मैं अगर यहाँ से एफपीआर से भी कनेक्टेड हूँ, मुझे पता है कि इस एरिया में लोगों की पेइंग कैपेसिटी कैसी है, किस एज के लोग इस एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, कितनी तनख्वाह उस एरिया में आती है। सो एरिया वाइज अगर आपके पास ये वेरिएबल्स आप डिफाइन कर लें डिफरेंट किस्म के, खाली ये नहीं कि आपने एक टैरिफ बना दिया। अब एक टैरिफ जो इस्लामाबाद में चल रहा है वो हो सकता है पिंडी में वो ना चल रहा हो या किसी गांव में ना चल रहा हो। वहां पे जो पहले आप ये जो ह्यूमंस कैलकुलेशन किया करते थे ना इस मॉडल के लिए, आपको टैरिफ ऑफर करते थे, अब ये मशीन जनरेटेड अगर रूल्स हो जाएंगे तो आपकी इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। आपने देखना है कि वहां पे यंगर पॉपुलेशन अगर ज्यादा है, उनसे आपने क्या टैरिफ लेना है, उनकी पेइंग कैपेसिटी आप ना बैक एंड पे कनेक्ट कर दें एफपीआर, आपको पता लग जाएगा। बैंक्स हैं वो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। सो ये सारे के सारे अगर एक मॉडल बन जाए तो इसका फायदा क्या होगा, देखें फॉर एग्जांपल इसका फायदा ये होगा कि आपके कस्टमर्स है ना, आपने उनका बिहेवियर नोट कर दिया एरिया का, पेइंग कैपेसिटी नोट की और उन्होंने कोई सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये मॉडल बन जाते हैं ब्रैकेट्स, ये मॉडल है, ये मॉडल है, ये मॉडल है, ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स। सो अ न्यू कस्टमर कम्स इन, ठीक है, तो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि आपको वो कौन से मॉडल में बेस्ट फिट होता है या कौन सी उसको सर्विस दी जा सकती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई दीज पैटर्न्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ये एम्बेड करना है तो सबसे पहला स्टेप मैं आपसे ये कहूँगा, आप अपने सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर उनसे पूछें, सिर्फ उन्हें कहें जी कि आप एक काम करें कि आप जो जो प्रोसेस इस वक्त कर रहे हैं उसका एक फ्लो चार्ट बना, ठीक है। अब हर डिपार्टमेंट एक काम जो भी कर रहा है आपने एलोकेट किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट वर्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि आपके पास अगर रिन्यूअल के लिए कार्ड आता है तो आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ उसके बॉक्सेस बना दें, उनसे कहें कि अच्छा जो प्रोसेस आप करते हैं वो लिख के हमें डब्बों की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में दे दें। उन्होंने आपको दे दिया हर एक ने। नाउ यू हैव टू क्रिएट, आप एक
लोगों का थिंक टैंक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आइडेंटिफाई कर दें। वो लोग बैठे हर एक प्रोसेस को देखें, उसमें देखें कौन से प्रोसेसेस को हम लोग माइनस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं थ्रू अ डिजिटल और अ एआई बेस्ड सोल्यूशन। आप जब क्रॉस करेंगे तो वो सारे प्रोसेसेस आपके बजाय 6 प्रोसेस हो सकता है 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए। ऑलरेडी डेटा जो आपके पास अवेलेबल है वो बार बार आपको यूजर से मांगने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो इससे होगा कि आपके जो प्रोसेसेस हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे, एआई एनेबल्ड हो जाएंगे। सो आप अगर एक भी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस को भी आज के दिन में आइडेंटिफाई करके उसका एक स्टेप कम कर सकते हैं, सो दैट मीन्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वो चंक एआई एनेबल्ड हो गया। और इसी तरह आप सारे प्रोसेसेस को करते जाएं तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एआई बेस्ड हो जाएगी। अच्छा, आप लोग थक तो नहीं गए ज्यादा? अगर अगले 20 एक मिनट में 15-20 मिनट खत्म हो जाएगा या ब्रेक लेना चाहते हैं 5 मिनट की? सर आप थोड़ी ब्रेक लेना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद फिर हम क्यूए सेशन का। नहीं, मैं लिसनर से पूछ रहा हूँ, मैं तो पढ़ा दूंगा, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैं सर कि सर बहुत अच्छी माशाल्लाह से आपकी आज की प्रेजेंटेशन है, लिसनर्स जो हैं वो भी, और आई एम आल्सो एनलाइटेंड विद दैट। और क्वेश्चंस भी सर काफ़ी आ चुके हैं जो रेलिवेंट हैं, वो मैंने कुछ चूज किए हैं। और पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि जी जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सर की प्रेजेंटेशन है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो आप गूगल वाले क्वेश्चन ना दें, ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे हम सर से डायरेक्टली पूछ सकें। और ठीक है सर, हम 5 मिनट्स की ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं 46 पे। जी बिल्कुल, 46 पे हम स्टार्ट कर देते हैं। पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड कि जी आप जो रेलिवेंट क्वेश्चन है जस्ट रिलेटेड टू दिस प्रेजेंटेशन, और आप ऐसे क्वेश्चन ना करेंगे जिस तरह की जी व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन रिप्लेस दिस एंड दैट जॉब। आप काइंडली रेलिवेंट जो है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वो क्वेश्चंस अगर किसी के माइंड में है तो वो प्लीज चार्ट डाउन कर लें क्यूए सेशन में, और मैं उसमें से कुछ चूज करके इन द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन सर से शेयर कर दूंगा। वी आर टेकिंग 5 मिनट्स में।
ओके जी, we'll start the last portion. इसमें हमने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने आपको जिक्र किया कि किस तरह हम लोग एम्बेड कर सकते हैं आपके बिजनेस में, आसान तरीका, प्रोसेस आइडेंटिफाई करें और उसमें आप कर लें। सो फॉर एग्जांपल इसके अलावा मार्केट में टूल्स भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल एक नज एआई है, इट अलाउज यू टू रीच आउट कस्टमर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लोग रिसर्च पे काफ़ी टाइम लगाते हैं, तो ये ऑलरेडी आपको कस्टमर्स की रिसर्च करके ऑलरेडी वो डेटा आपको प्रोवाइड कर देते हैं। नज एआई एक कंपनी है। लीगल रोबोट है एक, वो ये करते हैं कि आपको बजाय ये कि आप ये लॉयर्स के पास जाएं, हैवी फीस दें, तो आप अपने जो भी क्लॉजेस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, आपको क्या कहिए वो जस्ट फीड करें तो आपके सामने लीगल रोबोट आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट सामने बना के आपके प्रोवाइड कर देता है। इसी तरह ट्रूप्स एआई के नाम है। इट अलाउज कोलैबोरेशन विद कंटेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, ये डेटा कलेक्ट करना डिफरेंट डिपार्टमेंट से। अभी ये होता है, देखें आपके डिपार्टमेंट्स में आइसोलेशन में काम हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताना है कि हाउ मेनी पीपल आर वो एचआर में कितने लोग हमारे पास काम कर रहे हैं कंपनी में। एक डेटा बन रहा है अकाउंट्स ब्रांच में जिनको पेमेंट्स हो रही हैं, एक बन रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब जब हम डेटा डिफरेंट एक्सेल शीट्स आती हैं आपके पास, तो आपका एक की दो की डिस्क्रिपेंसी भी हो जाए, आप मैच करने लग जाते हैं। एक बता रहा होता है हमारे पास 100 बंदा है, एक आ रहा होता है नहीं जी हमारे पास 80 बंदे हैं। तो वो आप उसी को रिकंसाइल करते करते आपका टाइम लगता है। तो ये कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हब स्पॉट के नाम से कंटेंट स्ट्रेटजी टूल। द टूल एनालाइजेस डिफरेंट कंपेटिटर्स बेस्ड ऑन कीवर्ड्स एंड जनरेट आइडियाज टू डेवलप सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन। अब ये देखें कि आज फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, वो टैरिफ अपना चेंज करती है, राइट? तो आपके पास, तो अगर आप उस दिन पे एक्ट नहीं करेंगे, उस घंटे में एक्ट नहीं करेंगे, तो वो कंपनी तो आपके सारे आपके यूजर्स को ले जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली अगर आपको पता लग पे कि अच्छा ये टैरिफ मार्केट में 10 कंपनीज में चेंज हुआ है, मुझे अपने टैरिफ को किस तरह अलाइन करना है, राइट? तो आप इमीडिएटली इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। एक टेट्रा के नाम से आता है। आप अभी फोन आता है ना, आप जिस तरह फॉर एग्जांपल आप फोन सुन रहे हैं, तो कोई बताएगा अच्छा जी मीटिंग इस डेट को है, इस टाइम को है, आ जाना। तो आप कहते हैं पेपर पेंसिल मांगते हैं, अच्छा पेपर पेंसिल के जरिए मैं नोट करूँ ये चीज़ें, आप साथ नोट्स लिख रहे होते हैं। तो ये ड्यूरिंग कन्वर्सेशन ये ऑटोमेटिकली आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, मीटिंग का आपने वर्ड यूज़ किया ये सब के, तो ऑटोमेटिकली वो नोट्स ले रहा होता है, आपको खुद लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अच्छा, एक और ऐप है इसकी बिजनेस में यूज होती है, क्रिस्टल के नाम से कंपनी ने बनाई हुई है। अब आपने फॉर एग्जांपल टीम बनानी है काम करने के लिए। अब आप टीम रैंडम करते हैं, अच्छा यार एक डिपार्टमेंट से ये बंदा चुन ले, ये बंदा चुन कर ले, वो टीम बना के आप काम करवाते हैं। अब हो सकता है उनमें लोगों का बिहेवियर का इशू हो, आपस में बनती ना हो, कंपिटेंसीज हर एक की फ़र्क होती हैं हर इंसान की। तो अगर मुझे पता हो कि मेरा नेचर ऑफ जॉब जो है एक ये है, उसके लिए मुझे बेस्ट फिट लोग कौन से होंगे, तो उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर्स एनालाइज किए होते हैं। तो वो उन 3-4 इंडिविजुअल को जिनका परफेक्ट मैच होगा टेक्निकली भी, वो उस एरिया में उस सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट होंगे, प्लस एक दूसरे के साथ काम करने के लिए भी उनका बिहेवियर एटीट्यूड होंगे। तो आप एक्सीलेंट टीम्स बना सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है। सो हम इसमें आप देखते हैं कि हमारे पास आजकल के दौर में, अब फ्यूचर के अंदर और प्रेजेंट में जो चीज़ें दुनिया में तो होना स्टार्ट हो गई हुई हैं, जिस तरह अमेजॉन रोबोट्स, ये फूड डिलीवरी जो है वो की जा रही है थ्रू एआई सॉल्यूशंस। अब ये ड्रोन के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं अमेजॉन। देखिए अमेजोन का ये डिलीवरी फूड की आपने देखा कि एक रोबोट के थ्रू होगी।
ठीक है। अच्छा, एम्पर एक है, इज एन एआई कंपोजर, इट परफॉर्म, ये म्यूजिक खुद ब खुद बना रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज आ रही, अच्छा, चैट चैट जीपीटी भी आपने सुना होगा। आप एआई बेस्ड, आप कोई चीज लिखें, आपको उसका ऑलमोस्ट प्लेजरिज्म फ्री जो है वो आपको उसका आंसर आंसर ले आ जाता है। तो वो अभी रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है, इट इज गेनिंग एवरी डे, चैट जीपीटी के नाम से। और गूगल वगैरह जो है, आप उनके मुकाबले में मच पावरफुल टूल, आपके हर क्वेश्चन का आंसर करता है। नोवेल इफेक्ट्स, अच्छा, आपकी एज थीम म्यूजिक एज स्टोरी टेलिंग। अब आप अगर किसी बच्चे को स्टोरी सुना रहे हैं तो उसके साथ वो इफेक्ट्स जो है ना वो भी आते हैं। सो मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो अगर आप थंडर वर्ड यूज करेंगे तो थंडर की साउंड आएगी। Novel Effects voice reactive technology tracks along as you read a book aloud. You want to read this one tonight? Yeah! Select a book and just start reading your story. Theme music and special effects respond to your words in real time to bring the story to life. It was a cold, dark night as the campers retired. The moon glowed. A wolf howled. There was crackling from the fire. The bushes rustled, making a sound. Thump, thump, thump. They hear footsteps on the ground. So basically वो उसको कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह एक और सॉफ्टवेयर है जो कि एआई बेस्ड है, माइलस्टोन। तस्वीरें डिफरेंट एक साथ रखते हैं ना, तो वो उनको एनालाइज करके एक स्टोरी बना देता है। Lifing along the shores of the winding Tennessee is pretty impressive. Tons of friends, stylish shades, and the most manly and impressive beard the Deep South has seen this century. ठीक है, वो तस्वीरों को एनालाइज करता है, ये किस जगह की हैं, कब ली गई हैं, और उसके अगेंस्ट वो एक स्टोरी बिल्टअप कर देता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक आपका कैसिस्टोस के नाम से है, ये आपकी बैंकिंग का चैट बॉट आप समझ लें। स्पेंडिंग्स के ग्राफ्स बना के दे रहे हैं, आपको पता लगे आपने कहाँ पे कितना स्पेंड किए। हाउ मच आई हैव स्पेंट ऑन रेस्टोरेंट्स दिस ईयर, दिस विल गिव द स्टैटिस्टिक्स टू यू। सो ये सारा एनालाइज जो भी है आप कर सकते हैं थ्रू दिस एप्लीकेशंस। इसी तरह अगर आपने देखा हो कि इसने चेस में इसने ऑटोमेटिकली लर्न किया in just 4 hours and defeats the world's best chess program which was there. ये गूगल का AlphaZero के नाम से था, AI chess. Please don't forget, like, subscribe. Google Superhuman AlphaZero AI becomes one of the best chess players in the world after learning the game from scratch in just 4 hours. AlphaZero AI played 100 games against rival computer program Stockfish 8 and 100 games played against Stockfish. Google's AI won 28 and drew the rest. It was also able to beat an AI program called Elmo and the Japanese board game Shiji after 2 hours of training. Google's latest artificial intelligence, AlphaZero, has defeated one of the best chess programs in the world after learning the game from scratch in just 4 hours. The superhuman AlphaZero AI played 100 games against rival computer program Stockfish 8 and won or drew all of them. The AI is the work of Google's DeepMind division and is the latest in a series of incredible AI achievements by the company.
An earlier version of the machine, dubbed AlphaGo, was able to defeat the world's top human players of the Chinese board game Go. The results of the achievement were published in a report by researchers from Google's DeepMind in London this week. They found that the technology could go up against a powerful chess software that has been in development for nearly a decade, and still win. In 100 games played against Stockfish, Google's IE won 28 and drew the rest, after just 4 hours of training. Writing in a research paper about the project, shared via the electronic print repository Arxiv, its authors said, AlphaZero achieved within 24 hours a superhuman level of play in the games of chess and Shiji, Japanese chess, as well as Go, and convincingly defeated a world champion program in each case. So ये self learning करता है और last slide है कि self learning का मतलब ये खुद अपने आप को teach करता है, mistake करता है AI और फिर उसमें अपने आप को जिसे हम ट्रेनिंग का वर्ड करते हैं इम्प्रूव करता है। तो ये आप देखें कि ये किस तरह जो है वॉकिंग खुद सीख किया है। डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स हैं, तो ये इनके रोबोट्स हैं, तो हाउ डू दे डू इट। बेसिकली अब ये मैंने जैसे आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंट एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह की मैंने आज एक ट्रेनिंग आपको बताई है, इस तरह अगर आप डीपर जाना चाहेंगे तो उसमें मशीन लर्निंग के ऊपर है, आईओटी की मशीन लर्निंग क्या होती है, आईओटी क्या होती है, आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए एआई सीखने के लिए, आपका पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए। सो ये दीज आर द डिफरेंट थिंग्स वी कैन हम उस पर देख सकते हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने स्टार्ट किया कि बेसिकली ये होती क्या है, न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, हमने ब्रेन के इक्विवेलेंट चीज़ बनाई है। उसके अलावा हमने देखा कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग हमारी सारी सेंसेस हैं वो कितनी करीब हैं एआई उसके पहुंच चुकी हुई है। उसके बाद वी आल्सो लुक्ड एट द टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर उसमें ये इम्प्लीमेंटेड है, इस वक्त ऑलरेडी मूव कर रही है। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे बिजनेसेस क्या होते हैं, उनके क्या एलिमेंट्स होते हैं और किसी भी बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, और डिफरेंट एप्लीकेशन जो इस वक्त मार्केट के अंदर यूज़ हो रही है। सो आई विल एंड हियर फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स इफ यू हैव, सो आई एम हियर फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच सर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं क्योंकि जूम के हमारे लाइसेंस की लिमिटेशन थी 500, तो 500 के करीब से लोग यहाँ हैं। बाकी मोर देन आई थिंक 2-3,000 पीपल जो हैं वो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं और वहाँ भी उनके कुछ क्वेश्चन आए, तो मैंने बहुत लिमिटेड क्वेश्चन जो है वो चैट डाउन किए हैं। कोई 12 क्वेश्चन हैं जिसमें से सर जो रेलिवेंट आपको लगे तो आप आंसर कीजिएगा। मैं स्क्रीन जो है वो शेयर कर आई थिंक जो सर ऑलरेडी आप अगर बता चुके हैं अपनी प्रेजेंटेशन में तो उसको बेशक आप क्वेश्चन को स्किप करते हैं।
ओके जी, बेसिकली जो चैट आपका है ना सर, हाउ प्लीज इंक्लूड इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के ऊपर आई कैन गिव अ फुल प्रेजेंटेशन टू, बट राइट नाउ चैट जीपीटी का ये बता रहा हूँ कि इसके पीछे एल्गोरिदम्स चल रहे हैं, ठीक है। वो आपको जितना भी डेटा, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा है कि गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग, ठीक है ना, या रीफ्रेज दिस, तो वो जितना भी कंटेंट अवेलेबल है पूरे नेट के ऊपर, उसको एनालाइज करके वो एल्गोरिदम उससे वर्डिंग्स क्रिएट करता है जो कि पहले नहीं बनी होती। रिसेंटली चैट जीपीटी ने किया ये है कि एक बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि एक किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च पेपर लिखना था। अब उसने रिसर्च पेपर जब पब्लिश होने के बाद वो रिव्यूअर्स के पास जाता है तो उसने उनके पास भेज दिया, वो पूरा का पूरा पेपर उसने चैट जीपीटी ने लिखा, वो ठीक है ना। इंट्रोडक्शन है किसी टॉपिक की तो उसने सारा उसका इंट्रोडक्शन लिख के बता दी, और बड़ी कंसाइज। फॉर एग्जांपल अगर मैंने हाथ से अपने 3 सफ़े लिखता हूँ तो उसने कंसाइज करके ज्यादा बेहतर इंग्लिश के अंदर 1 पेज के ऊपर उसको लिख दिया और उसने पब्लिकेशन पे दे दिया, और रिव्यूअर्स ने देखा और उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया। जब अप्रूव कर दिया तो जिस बंदे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था उसने कहा कि मैं एज एन ऑथर हूं, तो इसमें चैट जीपीटी भी एज एन ऑथर को शामिल किया जाए, ठीक है। एक चीज तो ये होगी कि ये, अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये होगा कि ये जो प्लेजरिज्म है, स्टूडेंट्स हैं कॉपी पेस्ट करेंगे थीसिस इनके सारे, हाउ टू डू दैट। तो आप देखें कि आप यूज करते हैं टर्निटिन, एक सॉफ्टवेयर होता है, वो बता देता है कितना % प्लेजरिज्म है, लोगों ने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया हुआ। उसमें कल से उन्होंने एक एडिशन की है, व्हेन आई वाज चेकिंग वन ऑफ द स्टूडेंट्स, उसमें एआई जो टूल्स हैं उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास आ जाता है कि चैट जीपीटी के ऊपर से तो ये कॉपी नहीं किया गया, रीवर्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि वो पता कैसे लगा रहा है, क्योंकि पीछे तो एल्गोरिदम काम कर रहा है ना, तो वो उसको डिटेक्ट करता है कि इतना परफेक्ट और इतना एक खास सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है, तो ये ह्यूमंस ऐसे नहीं कर सकते, ह्यूमन सोच के किसी और तरीके से लिखते हैं। तो ये हो गया चैट जीपीटी के बारे में। जनरली यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, इट विल गिव यू एन आंसर। अगर आपने का कोड कोई आप जनरेट करना चाह रहे हैं, कोई प्रोग्राम आपने लिखा है गलत है, तो वो आप लिखें जी काइंडली करेक्ट दिस प्रोग्राम, तो वो देखेगा कि बेस्ट प्रोग्राम उसका इक्विवेलेंट कैसे है सॉफ्टवेयर, तो वो ठीक करके आपके सामने ले आता है। बहुत पावरफुल है। अभी टेक्स्ट पे काम हो रहा था और अब उन्होंने उसको पिक्चर्स के ऊपर, उसके ऊपर भी स्टार्ट कर दिया। बल्कि मैंने रिसेंटली एक गालिब की पोइट्री के शेर लिखे, उसके अगेंस्ट उसने उनकी तस्वीरें पेंटिंग्स बना के भेज दी और एग्जैक्टली मैच करती थी जो गालिब ने अपनी शायरी में कहा हुआ था, ठीक है। फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर 10 ईयर्स, वैसे पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है अगले 10 मिनट का नहीं पता तो फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर 10 ईयर्स, यार देखें आपको इसका आंसर मैं देता हूँ। एक चीज होती है यार, वी आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर विद द फ्यूचर ऑफ डिजिटाइजेशन ना। आप सारी डिवाइसेस, मोबाइल, सब लोग कनेक्टेड हैं, बट आर वी ऑल्सो कनेक्टेड टुगेदर एज ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अब मैं देखता हूँ घरों में जाके, आप टेलीविजन के सामने बैठे होते हैं, आप होते तो सब साथ हैं, लेकिन आपकी सारी कम्युनिकेशन वर्टिकली टेलीविजन स्क्रीन की होती है, यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, राइट। सो पुराने टाइम पे आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बैठे होते थे, देयर यूज्ड टू बी a communication, there used to be a learning institution or a university you could learn from. So हम जितना मर्जी लोगों को कनेक्ट कर दें, तो मैं जब बात करता हूँ when we are connecting people, are we making human networks? बिकॉज जो ह्यूमंस की फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो अभी ये जो आपकी फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड आप देख रहे हैं, जो रोबोटिक्स और ये सारी चीजें जा रही हैं, अब लोगों ने आपस में मिलना छोड़ दिया हुआ, राइट। यू डोंट वांट टू गो टू एनी प्लेस। अभी कोई ईद का दिन आएगा ना, अभी तो मैंने भी लास्ट टाइम ईद पे मैसेज एक लिखा, मे गॉड ब्लेस यू दिस ना, तो आखिर में उसको मैंने डॉट डाल दिया। अच्छा, वो मेरा ही मैसेज जो है ना, मुझे सारा किसी को सिलेक्ट 1000 पीपल, स्मार्टफोन सबको चला गया, फिर सारा दिन मेरा मैसेज मुझे दोबारा वापस आता रहा, ठीक है, क्योंकि किसी को पसंद आया। सो बिकॉज भी हमारे पास वो लोगों के, हम कनेक्ट तो हो गए हैं लेकिन करीब नहीं हो सकते। सो फ्यूचर वर्ल्ड में ये जो है ना, ये आपका एक सोशल जो इश्यू होगा, यू विल ऑल बी कनेक्टेड बट यू नॉट बी क्लोज टू ईच अदर। सो दैट्स अ बिग डायलेमा जो कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आपके पास लेगी। तो इसका आंसर ये है कि जो भी एज हो, यू हैव टू क्रिएट दैट बैलेंस कि आप, अच्छा इसको एक और चीज भी बताऊं, ये बैलेंस क्या है। देखें, जो कंप्यूटर डिवाइसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ठीक है, इनको कंपेयर करें ह्यूमन बॉडी के साथ। कंप्यूटर होता है ना, उसके अंदर सर्किट्स होते हैं, ठीक है, हमारी में बॉडी में वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, इनमें रन कर रहा होता है ब्लड, कंप्यूटर में रन कर रही होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, वोल्टेजेस करंट्स रन करती हैं। हमारे माइंड बॉडी को चलाता है हमारा ब्रेन, कंप्यूटर को चलाता है प्रोसेसर, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो चीज रन करती है कंप्यूटर को, वो सॉफ्टवेयर होता है। इंसान का जो सॉफ्टवेयर है उसकी रूह होती है, राइट। सो जब तक कि आप कोई टेक्नोलॉजी ह्यूमन के बेनिफिट्स के लिए नहीं बनाएंगे, आपको इन टेक्नोलॉजीज को, उस फैक्टर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो द राइट बैलेंस, आफ्टर 10 years और 20 years और 30 years थिंग्स विल चेंज, बट बेसिक ह्यूमंस में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो साथ लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। I mean, in era of AI, if there is no need of 4-year degrees in future, what one should suggest for new coming? Okay, skill-based education. इसका सिंपल आंसर है। मैं आपको जो एक बात बताऊं कि ये जो डिग्रीज हैं, ये ऑनेस्टली आजकल के टाइम पे दे आर, ऑफ कोर्स प्लम्बर इन अब्रॉड इज अर्निंग मोर देन अ इंजीनियर। ये हुआ क्या है? क्योंकि हमने जो अपनी बुक्स वगैरह पढ़ी थी, आपने हमने सब इंजीनियरिंग की हुई है, टू मच ऑफ अ थ्योरेटिकल स्टफ, नो इंटरेक्शन विद द इंडस्ट्री, आपको हाथ से काम नहीं करना आता, ठीक है। मुझे अगर आप कहेंगे बैठ के कोई चीज़, ये सर्किट बनाओ, ये डिज़ाइन करो, तो पता नहीं हो, हमने आज तक कोई प्रोसेसर नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। तो फ्यूचर एज जो है ना, वो प्रैक्टिकली कहती है जो लोग स्किल्ड काम अपने हाथ से करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने क्या काम रिप्लेसमेंट की है, उन्होंने क्या सर्टिफिकेशंस करने लग जाए, ठीक है। बेसिक एजुकेशन आपको चाहिए, ताकि आपकी एजुकेशन आपके अंदर एक चीज लेके आती है, आपकी ग्रूमिंग करती है। फॉर एग्जांपल, आप इंजीनियरिंग डिग्रीज हमने की थी, जब मुझे याद है, तो मैंने कारपेंट्री शॉप भी की थी, इलेक्ट्रिकल शॉप भी की थी, ठीक है। वो थियोडोलाइट लेके जाके सर्विंग भी किया करते थे। तो हमें ओवरऑल जो इस एजुकेशन ने ग्रूम किया, सारे कामों का हमें एक बना दिया, एक इसको सारे काम आते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी एक फील्ड के अंदर कॉम्पिटेंस चाहिए थी, तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारी ये डिग्री नहीं प्रोवाइड कर सकी। सो बेस्ट थिंग इज, ओके, हैव अ डिग्री, कंबाइन इट विद द सर्टिफिकेशन, सो दैट यू हैव द स्किल, प्रैक्टिकली यू कैन डू इट, राइट। सो ये दोनों का होना बेहतर है। अगर ना कर सकें स्किल, अगला क्वेश्चन है, सर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट जस्ट read those data what is pre-processed, or it can also proceed the data to reach those part which is required for our app. Sir, in most of the cases it just read those things again. ये आपका क्वेश्चन जरा क्लियर नहीं है। इट कैन ऑफ कोर्स, पहले जो आपका डेटा फीड हुआ होता है उसी से वो उसको एनालिसिस करता है और उसको इंटरप्रेट करता है। अच्छा, इंटरप्रेट, हाँ, आपका क्वेश्चन अगर ये इंटरप्रेट तो कर लेता है, जो डेटा आपके पास हिस्टोरिकल डेटा मौजूद है उसके बेस के ऊपर वो प्रिडिक्शन कर सकता है फ्यूचर में, कि पुरानी ये चीजें हुई थी तो फ्यूचर में ये चीजें हो सकती हैं। सो वो डेटा को इस तरह एनालाइज कर सकता है आपकी एप्लीकेशंस के लिए। So can AI ever truly be creative, or is it limited to generating variations of existing data? It is creative, it is doing its own. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी AlphaZero की, तो वो खुद लर्न कर रहा है ना, उसने चेस की गेम में 28 गेम्स जीती हैं और बाकी सारी ड्रॉ की हैं। तो पहले शुरू में क्या हुआ, वो उसको सेल्फ लर्न कर रहा है, उसको कोई नया, आपने पुराने एल्गोरिदम है उनको यूज करते हुए नए एल्गोरिदम डेवलप कर रहा है खुद ब खुद, ठीक है, अपने आप को ट्रेन कर रहा है। तो इट इज कमिंग अप विद द न्यू थिंग्स जो आपके सामने आती जा रही हैं। तो ये क्रिएटिव जो चीज हो रही है, ये खुद ऑटोमेटिकली ये सीख रहा है ऑन इट्स ओन थ्रू प्रेजेंट एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, कमिंग अप विद द न्यू सॉल्यूशंस। तो इसका आंसर यस है। हाउ कैन वी इंश्योर दैट एआई सिस्टम आर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, especially in cases where they make decisions that affect human lives and well-being? Very good question यार। आप याद रखें, जिस सिस्टम के अंदर भी ह्यूमंस की इंटरेक्शन आप कर देंगे, ठीक है, वो सिस्टम करप्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये मैं सारी दुनिया के लिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने लोगों की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करनी है, आपने सारा का सारा हमारा सिस्टम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम लग गया, एंड में अथॉरिटी दे दी गई कि आपका जो लाइन मैनेजर है
या उसका बॉस है वो उसको वेट करेगा, उसका वेटेज होगा असेसमेंट का 20%। तो आपने सारे के सारे सिस्टम, एक बंदे ने सारी सेल्स अचीव कर ली हैं, सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं जो दिए गए थे, एंड ऑफ द डे फिर उसको असेसमेंट उसका बॉस ये कर रहा है कि बेस करेगा जी वो उससे कितना अच्छा स्नान करता है, घर में कुछ सामान पहुंचाता है, बाल्टी शाल्टी दे के आता है घर पे, या रान शान चिकन, तो वो उस बेस के ऊपर उस बंदे को फिर वो रेट करते हैं। तो मेरा ये आंसर ये है कि अगर आप सारी की सारी चीज अगर आपने एआई सिस्टम बना दी हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है, जो कि सिर्फ आप, फॉर एग्जांपल मैंने 10 सेल्स की हैं इतने टाइम के अंदर, मैंने इतनी कॉल्स सुनी है इस टाइम में, मेरी कॉल्स की रेजोल्यूशन कितनी थी, मुझे किसी और एवेल्युएशन की जरूरत नहीं है, सिस्टम एवेल्युएट करके मुझे ग्रेड कर देगा, राइट। सो इन एआई सिस्टम्स के ट्रांसपेरेंट होने के लिए सबसे बेहतर ये है कि इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो, लेट देम कम अप विद द रिजल्ट ऑन देयर ओन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। सो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन एआई? देखिए हम लोग जहाँ स्टैंड करते हैं, एआई हम बना तो कुछ नहीं रहे हो आप, इट्स ऑलमोस्ट नील, कोई रिसर्च आप खुद नहीं कर रहे एआई से रिलेटेड, ठीक है, कोई एल्गोरिदम डेवलप नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। सो एआई में अभी आपकी वही स्टेज है कि आप जो सॉल्यूशंस बने हुए हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दोज। एक मैंने एफर्ट किया पीटीसीएल के अंदर कि हमने एक चैटबॉट खुद बनाया है, लोकली यहाँ पे बनाया, चैटबॉट बाहर भी बने हुए हैं, लेकिन अब चैटबॉट जब अपने डिपार्टमेंट के लिए बना था तो सबसे पहले हमें एक डेटाबेस क्वेश्चंस का इकट्ठा किया, उसको फीड किया, उसके बाद उनके आंसर्स को देखा क्या हो सकते हैं, उसके बाद उसको रन करना शुरू किया, फिर इसको ट्रेन करना शुरू किया। ये दुनिया में काम हो चुका हुआ, लेकिन उसको अप्लाई करना अपनी ऑब्जर्वेशन के डेटा के मुताबिक, क्वेश्चंस के मुताबिक किया, और फाइनली वी बीन एबल टू क्रिएट अ चैटबॉट व्हिच आंसर्स कस्टमर केयर questions and everything. So these are the things आपको मैंने जैसे कहा कि आप आइडेंटिफाई करें और एआई एप्लीकेशंस करना शुरू कर दें। अलबत्ता रिसर्च में अगर आप बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इस लेवल पे रिसर्च हो रही है। What is the case best optimization tool to teach machine about search? So what is the case best optimizing? देखिए मैं जहाँ तक आपकी लैंग्वेजेस की बात है ना, अगर आपको लैंग्वेज आती है ना, पाइथन लैंग्वेज आई स्टार्ट, अगर आप मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग ऑफ एआई, कि आप स्ट्रेट वे जाएं और पाइथन लैंग्वेज बेसिक है, अगर आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं भी है यू कैन स्टिल डू इट, जस्ट लाइक 2 + 2 = 4। वो प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है, काम करना, उसमें आप अपने आप की स्किल एआई के अंदर अपने आप को लेके जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो मशीन लर्निंग का एक पूरा कोर्स भी है, मैं टाई अप करूंगा पीईसी के साथ, अगर वो भी हो सका तो, या आईओटी का या और डिफरेंट एरियाज का, तो हम उसमें स्पेसिफिकली डीप भी जा सकते हैं। सर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन, बट कैन यू प्लीज आंसर इट्स यूज इन डिफरेंट engineering field, at it is used in almost every field. How can we use this in construction industry, especially at construction site, to reduce site accident and increase efficiency of the workers? एक तो ये कि डिजाइनिंग में जो है ना, एआई बेस्ड कंस्ट्रक्शन में आप घरों के डिजाइन, जैसा अर्थक्वेक प्रूफ आपने कंस्ट्रक्शन करनी है ना, तो आपने अपना डेटा फीड कर देना है, यहाँ के स्टैटिस्टिक्स फीड कर देंगे आपके, यहाँ पे अर्थक्वेक कितने आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको एक वो कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको बता देगा कि इस तरह होना चाहिए। साइट एक्सीडेंट्स के ऊपर इस वक्त कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी जो है बेसिकली ये उसके प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर फिलहाल एआई की कोई ऐसी एप्लीकेशन एज सच मेरी नज़र से नहीं गुजरी, बट आई विल गेट बैक टू यू कि कौन सी ऐसी है जो यूज़ हो सकती है। You want to do your master's degree in AI? Can you please suggest the potential research? अच्छा, मैंने शुरू में आपको एक स्लाइड शेयर की थी एआई की फील्ड की, तो उसमें आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में करना चाह रहे हैं, मशीन लर्निंग में करना चाह रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी में, रोबोटिक्स के अंदर करना चाह रहे हैं, तो वो डिफरेंट एरियाज हैं के करना चाह रहे हैं। तो एक एआई तो एक जनरल सब्जेक्ट है ना, तो एआई के अंदर आपको बेसिकली किस चीज़ के अंदर आपने करना है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगी, जिसमें आपका थोड़ा आपको लाइकिंग भी हो, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन फॉर एग्जांपल हो सकती है, या इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर भी आप कर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर है, जो भी आप डिसाइड करें उसके ऊपर।
होगा। अच्छा, ईमेल आपने मुझे शेयर करने के लिए कहा है, तो ये ईमेल मैं इनसे कहूँगा आपको लिख भी दे देंगे चैट्स में। इट्स irfan@msn.com, irfan@msn.com। ये प्लीज आप टाइप भी कर दें ताकि उनको पता भी चल जाए। सर एंड पे हम आपका अगेन जो है ना फर्स्ट पेज वो आप काइंडली शेयर कीजिएगा अपनी इंट्रोडक्शन वाला जिसमें आपकी वो थी। जी वो मैं दोबारा से शेयर करता हूँ आपसे। और the last question is a bunch of learning. Okay, how the third world countries labor intensive can achieve a balance to get the desired benefits. I mean, instead of losing jobs, the AI investment comes where actually needed. For example, agriculture, CNN processes, waste reduction industry. जी definitely. देखिए हमारे यहाँ पे एक थोड़ा सा इस पे social issues है ना, where people are already dying of hunger, right? ऐसे ही हो रहा है ना। आप तो वहां पे अगर आप किसी बंदे को कहते हैं मैं तुम्हें 2 मेगाबाइट का सर्किट देता हूँ, राइट, मेरे से ये आप सर्विस ले लो, तो आपका ख्याल है द पर्सन हैज टू टेक केयर ऑफ फूड फॉर हिज चिल्ड्रन, वाटर उसको साफ नहीं मिल रहा, और उसको आप ऑफर कर रहे हैं कि मैं आपको एक ऐसी सर्विस देता हूँ जिसके अंदर आपको वो जो 4,000 या 5,000 कॉस्ट करती है पर मंथ, तो बंदा अफोर्ड नहीं करता। तो हमें हर एक कंट्री में अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी देखनी है, नंबर 1, ठीक है। साथ साथ हमें बेसिकली डेवलप करनी है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों के स्किल सेट्स को इम्प्रूव करें। तो इस तरह ये होगा कि जो लोग ऐसे हैं जिनको आप समझते हैं कि जिनकी अब ज़रूरत नहीं रहेगी, बेसिकली यही होता है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में PTCL के अंदर हमारे पास ड्राइवर बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर के जॉइंटर्स जो होते हैं, जॉइंट करने वाले लोग होते हैं, वो नहीं थे मौजूद। तो हमने किया ये कि हमने सिंपली किया ये कि उन सारे ड्राइवर्स, बड़ी अजीब बात है, उन ड्राइवर्स को कहा कि अगर तुमने जॉब अपनी रिटेन करनी है, अपने आप को इफेक्टिव करना है, तो हम तुम्हें ट्रेनिंग देते हैं कि आप ये स्किल नहीं सीखने लग जाओ। शुरू में उनको बड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने एनी वे उनके थॉट के हम सीखते हैं, वो आए, और वो सारे बंदे अब ऑप्टिकल फाइबर की लाइंस को ले करना, ज्वाइंट करना सीख गए। तो आपके लोगों को अपनी बजाय नौकरियों के निकालने के, एक्सपेंशन ये नहीं होती कि लोगों को आप कम कर दें, एक्सपेंशन ये कि उनको स्किल्ड वर्कर बना के बिजनेसेस को आप इम्प्रूव करें, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट आंसर जो आपने कहा था। आई थिंक ये फिनिश हो गए, तो आई दिस इज द फर्स्ट स्लाइड जो आपने मेरे से मांगी थी, इसमें प्रोफाइल वगैरह है, ठीक है। So I'll end up presentation here and hand over to the chairman, ji sir. Thank you very much, sir, for your today's very interesting lecture, and many participants have benefited from this today's webinar. Webinar has highlighted, I think, the significant role of the artificial intelligence in various fields. Like in healthcare, in finance, transportation, and manufacturing. And AI has a lot of potential in the businesses to operate and solve the complex problems even. So I think this today's lecture will also useful for those who are really interested in this field and want to enhance their businesses and implement in their daily operational activities. So in the end, I would say that AI is not just a buzzword, but a full transformative technology which has the power to shape the future of the industries. So thank you very much, sir. आज का जो ये लेक्चर है ये इंशाल्लाह अपलोड भी रहेगा, और हमारे तमाम वो इंजीनियर्स जिन्होंने क्वेश्चंस किए और जो कुछ रह गए हमसे, वो हम सर आपको फॉरवर्ड करेंगे, और अकॉर्डिंगली उनके जवाबात जो है वो हम अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे, ताकि मजीद भी क्लियरिफिकेशन जो है वो पहुंच सके। जिनकी पार्टिसिपेशन हुई है और जो रजिस्ट्रेशन हुई है, उनको सर्टिफिकेट्स हम उनके ईमेल्स के ऊपर इंशाल्लाह भेजना शुरू करेंगे,
और ये क्योंकि काफ़ी तादाद में इस वक्त भी 16,000 प्लस इंजीनियर्स यहाँ मौजूद हैं, तो उनको हम भेजना शुरू करते हैं। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह जो है वो उनको सर्टिफिकेट CPD का भी मिल जाएगा, अलॉन्ग विद हैविंग अ 1 CPD क्रेडिट पॉइंट। सो इसको कंक्लूड करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच अगेन। तो आज का सेशन, ये वेबिनार इंशाल्लाह यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। और जैसे सर ने कहा कि मशीन लर्निंग और इस तरह की फील्ड्स की जो लेटेस्ट डिमांड है इंडस्ट्री में, उनके ऊपर भी जो है वो हम इंशाल्लाह कोई लेक्चर मुनाकिब करेंगे। और हमारे 2 लेक्चर्स और भी इसमें शेड्यूल्ड हैं, एक 18 को और एक 12 को इस महीने में, रमज़ान के महीने में, क्योंकि ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट कम होती है तो इसको हमने ऑनलाइन रखा है। और इंशाल्लाह इनके बाद ये हाइब्रिड मोड में और प्लस फिजिकल जो एक मोड है हमारा टू कंडक्ट दीज सेमिनार्स वेबिनार्स। तो इंशाल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच अगेन एंड थैंक यू वेरी मच सर। आई विल से अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू। ये जी ईमेल एड्रेस है सर का, अगर किसी ने नोट करना है तो काइंडली आप इसका स्क्रीनशॉट लें।